हेलो बच्चों। तो आज हम बात करने वाले हैं कॉन्टिन्यूटी की प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटजी के बारे में। तो बच्चों हम कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स लेंगे जिस पे काफ़ी सारे क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, काफ़ी सारे वैरायटी के क्वेश्चंस बनते हैं, जैसे कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के जो क्वेश्चंस होते हैं उनसे रिलेटेड क्वांटिटी में बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं और हम अक्सर क्या है उसमें गलतियां भी करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन से कैसे डील करना है कॉन्टिन्यूटी के क्वेश्चंस में वो मैं बताता हूं आपको ना। ठीक है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, आपको भी पता है, ग्राफ बनाने पड़ जाते हैं हम लोग को। ठीक, तो देखिए एक सिंपल सी बात समझिए। जैसे बच्चों यहाँ पे बात करते हैं, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन लेते हैं। जैसे बॉक्स एक्स है, एफ एक्स बराबर बॉक्स एक्स, ये मेरे ख्याल से सब समझते हो आप। लेकिन अगर मैं चेक करना चाहूँ क्वांटिटी इसका 2 से लेकर 6 क्लोज इंटरवल तक, इस क्लोज इंटरवल 2 से 6 में कहाँ का कॉन्टिन्यूअस है, तो आई होप सारे लोग आप इसका ग्राफ जानते हैं बच्चों। ग्राफ बनता है, देखिए 2 पर वैल्यू कितनी होती है, 2 होती है, और 3 तक ये 2 ही चलता है, फिर यहां से जंप करेगा। ठीक है, उसके बाद ये कितना हो जाएगा, 3 से बच्चों 4 में ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 4, मतलब सॉरी 3। इसके बाद बच्चों जैसे ये 4 बनेगा, 4 पे फिर जंप कर जाएगा और 4 से 5 तक ये 4 ही चलता रहेगा। ठीक है, और बच्चों बात करें 5 से 6 के बीच में, तो बच्चों देखो 5 से 6 के बीच में ना ये 5 ही चलेगा, और जैसे 6 पे पहुंचोगे जंप करके यहां एक पॉइंट आएगा, क्योंकि आपका डोमेन 6 पे खत्म हो रहा है। तो बच्चों यहां पर एक चीज ऑब्जर्व करो आप कि हमारे पास ये जो बॉक्स है, बॉक्स के अंदर जो नंबर है x, वो जहां जहां इंटीजर बन रहा है वहां वहां ये फंक्शन डिसकंटीन्यूअस बन रहा है। जैसे कि इस पूरे इंटरवल में 2 से 6 के बीच में पहले बात करते हैं तो इंटीजर आते हैं 3, 4, 5। तो देखो 3 पे भी डिसकंटीन्यूअस, 4 पे भी डिसकंटीन्यूअस, 5 पे भी डिसकंटीन्यूअस। ठीक है, तो इन सारे पॉइंट पे डिसकंटीन्यूअस है, और रहे दो इंटीजर स्टार्टिंग का और एंडिंग का। तो बच्चों आप देख सकते हैं जो स्टार्टिंग का है 2, तो देखिए इस पे कॉन्टिन्यूटी है, क्योंकि 2 पे हम क्या चेक करेंगे, राइट कॉन्टिन्यूअस, तो ये राइट कॉन्टिन्यूअस नजर आ रहा है। कॉन्टिन्यूटी मेरे ख्याल से आपको सबको आती है। ठीक है, कि कैसे चेक करते हैं, हम केवल क्वेश्चंस की स्ट्रेटजी की बात करते हैं। बच्चों 6 पे डिसकंटीन्यूअस है, तो आखिरी वाले उस पे इंटीजर पे डिसकंटीन्यूअस है, लेकिन स्टार्टिंग वाले इंटीजर पे कॉन्टिन्यूअस है। तो मैं बोलूं कितने पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी है, तो आप बोलेंगे 2, 3, सॉरी 2 पे नहीं होगा, 3, 4, 5, 6, 4 इंटीजर्स पे है। तो अब ये बोल सकते हैं कि जो अंदर वाला नंबर है x, ये एक्चुअली अगर x की बात करें, मैं बॉक्स की बात नहीं कर रहा हूं, x की बात कर रहा हूं, तो जब आप y बराबर x का ग्राफ बनाते हैं तो y बराबर x का ग्राफ जो है बच्चों, वो इस इंटरवल में क्या है, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग हो जाता है। क्या हो जाता है, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग। ठीक है बच्चों, तो इसका मतलब मैं बोल सकता हूं कि अगर ये ग्राफ मोनोटोनिक है, मतलब बॉक्स के अंदर का फंक्शन अगर मोनोटोनिक है, तो ये पूरा का पूरा जो बॉक्स है ये कहां कहां पे क्या बनेगा, डिसकंटीन्यूअस। तो बच्चों वहां वहां बनेगा जहां जहां ये इंटीजर है, जहां जहां ये इंटीजर है। सिंपल। तो अगर मेरे को पता है कि ये अपने पास मोनोटोनिक फंक्शन है, ठीक है, और कहां कहां डिसकंटीन्यूअस बनेगा चेक करना है, तो मैं बोलूंगा कि 2 से 6 में ये फंक्शन कहां से कहां तक ट्रेवल कर रहा है, 2 से 6 में ये फंक्शन 2 से 6 तक ही ट्रेवल कर रहा है। तो कितने पॉइंट पे डिसकंटीन्यूटी आएगी, तो जहां जहां इंटीजर बनेगा 2, 3, 4, 5, 6, लेकिन पहले वाले इंटीजर को 2 छोड़ देना है, तो कितना आएगा, 3, 4, 5, 6, 4 पॉइंट ऑफ डिसकंटीन्यूटी है। अब बोलेंगे बहुत सिंपल सा, वैसे ही कर लेते हैं हम। बच्चों देखो बात यह है कि अगर मैं आपसे बोलूं कि एफ एक्स बराबर एक्स क्यूब है, कितना है, एक्स क्यूब, और x जो है बच्चों मेरे पास वापस से 2 से लेकर मान लेते हैं 4 तक है, और अब मुझे चेक करना है कि इसमें कितने पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी आने वाले हैं। तो मैं क्या बोलूंगा, सीधा सीधा x क्यूब का ग्राफ जो है, x क्यूब जो फंक्शन है वो 2 से 4 में मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है, मतलब मोनोटोनिक फंक्शन है। तो सीधा सीधा चेक कर लो कि जितनी बार ये इंटीजर बनेगा, जहां जहां इंटीजर बनेगा हर पॉइंट पे डिसकंटिन्यूटी आएगी। तो बच्चों देखो जब x 2 से 4 तक ट्रेवल करेगा तो एक्स क्यूब कहां से कहां तक ट्रेवल करेगा बच्चों, 8 से लेकर 64। तो ये जो फंक्शन है ये मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है, तो ये जितने पॉइंट पे इंटीजर बनेगा हर पॉइंट पे डिसकंटिन्यूटी आएगी, सिवाय फर्स्ट वाले इंटीजर को छोड़ के। तो आप देखिए ये 8, जब ये एक्स क्यूब 8 बनेगा तब डिसकंटिन्यूटी नहीं आएगी, पर 8 के बाद 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 अप टू 64, जब तक ये पूरा 64 बनता है हर इंटीजर, हर उस पॉइंट पे जब ये इंटीजर बन रहा है वहां पे डिसकंटिन्यूटी आएगी। तो अगर हम बोले कि कितने नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी हैं, तो आप सीधा काउंट कर सकते हो। क्या बोलोगे आप कि नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी मतलब ये जो एक्स क्यूब है ये कितने इंटीजर ले रहा है, 8 से लेकर 64 तक के सारे इंटीजर ले रहा है। तो जहां पर ये 9 बनेगा डिसकंटिन्यूटी आएगी, 10 बनेगा डिसकंटिन्यूटी आएगी, और लास्ट में 64 जब बनेगा तब भी डिसकंटिन्यूटी आएगी। तो कितने पॉइंट्स आ जाएंगे बच्चों, 9। मैं x बराबर 9 नहीं कह रहा हूं, मैं वो पॉइंट कह रहा हूं जहां x
क्यूब की वैल्यू 9 है। आप समझ सकते हैं कब वो पॉइंट क्या होगा, 9 की पावर 1/3, 9 की पावर 1/3। तो इस पॉइंट पे डिसकंटिन्यूटी है, इस पॉइंट पे डिसकंटिन्यूटी है, और लास्ट में कितना आएगा बच्चों, हमें पता है 64 कब बनेगा। तो आप ऐसे मत काउंट करिए, आप तो सीधा सीधे देखिए कितनी बार इंटीजर बनेगा, एक बार 9 बनेगा, एक बार 10 बनेगा, एक बार 64 बनेगा। तो 9 से लेकर 64 तक काउंट करना है। तो बच्चों कितना आ जाएगा, 9 से लेकर 64 तक कितने पॉइंट्स आ गए, ये आ गए 64 - 8, दैट इज इक्वल टू 56। तो अगर कोई पूछे कितने पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी है, 56 पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी है। सही है, डायरेक्ट कर सकते हैं। अब जैसे बच्चों ये बोल दिया हमें कि fx इज इक्वल टू ये हमारे पास हो गया x² + 3 का बॉक्स, और हमें दे दिया है कि x जो है बच्चों हमारे पास x है 1 से लेकर 5 तक क्लोज इंटरवल, और बोला कितने पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी आएंगे। तो हम ये बोल सकते हैं कि अगर इसके डिसकंटिन्यूटी के पॉइंट निकालने तो इंटीजर तो बाहर लिख सकते हैं बॉक्स से, तो ये चेक करना है कि ये कितने पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस होगा। तो बच्चों सिंपल सी बात है, 1 से 5 में x² का ग्राफ मोनोटोनिक होता है। क्या होता है, मोनोटोनिक। तो अगर ये मोनोटोनिक होता है बच्चों तो क्या करेंगे, देखिएगा हम बस ये गिन लेंगे कि 1 से 5 में x की पावर 2 कहां कहां तक जा रहा है। तो x की पावर 2 बच्चों 1 से 25 तक जाएगा। तो मतलब ये x² जो है, x की पावर 2 जो है वो 1 से 25 तक के इंटीजर कवर करेगा। इसमें पहला वाला 1 को छोड़ दो, बाकी 2, 3, 5 और 25 तक जितने भी इंटीजर आएंगे हर जगह क्या होगा, ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा। तो बच्चों 2 से लेकर 25 तक कितने इंटीजर आए, 24। तो हाउ मेनी पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी आर देयर, 24 पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। सही है। तो बच्चों ये आसानी से हम कर सकते हैं जब भी हमारे पास इस तरह का चीजें आए। क्या अगर अंदर का फंक्शन मोनोटोनिक हो तो हम सीधा गिन लें, हमें एक एक बनाने की, ग्राफ बनाने की कोई जरूरत नहीं है, हम सीधा काउंट कर सकते हैं। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। अब जैसे मैं एक और एग्जांपल बताता हूं आपको, मान लीजिए कि हमारे पास ये है x की पावर 5, ठीक है, ये फंक्शन x की पावर 5 है बच्चों, और हमारे पास बच्चों डोमेन दे रखा है -1 से लेकर 2 तक का। तो हम जानते हैं x की पावर 5 का अगर आप डिफरेंशिएशन करते हैं तो आता है 5x की पावर 4, मतलब इट इज ऑलवेज इंक्रीजिंग। तो x की पावर 5 का ग्राफ बच्चों हमेशा इंक्रीजिंग होता है, मतलब मोनोटोनिक है। अगर ये फंक्शन मोनोटोनिक है तो इसका बॉक्स कहां कहां डिसकंटिन्यूअस होगा, जहां जहां ये इंटीजर बनेगा, सिंपल। तो बच्चों देखो क्या करेंगे, जब x -1 से 2 जाएगा तो x की पावर 5 कहां से कहां तक जाएगा बच्चों, -1 से लेकर, और 2 की पावर 5 कितना, 32। तो मतलब ये -1 से 32 जाएगा तो जितने इंटीजर पड़ेंगे हर इंटीजर पे क्या होगा, डिसकंटिन्यूटी होगा। तो -1 से 32 तक में से -1 वाले को हटा लो तो क्या बनेगा, 0 से लेकर बनेगा बच्चों, क्या बनेगा, 0 से 32 तक। तो 0 से 32 कितने इंटीजर है, 30 और 33, कितने, 33 इंटीजर। सही है। इसका मतलब बच्चों कितनी बार ये डिसकंटिन्यूटी क्रिएट करेगा, 33 बार। तो पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी निकालने हैं, नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी कितने आ जाएंगे बच्चों, 33 पॉइंट्स होंगे जहां पर ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा। ठीक है, तो होपफुली आप समझ पाए, क्लियर। अब बच्चों आगे हम बात कर रहे हैं, एक एग्जांपल लेता हूं कि अगर फंक्शन नॉन मोनोटोनिक है तो फिर हमें कैसे डील करना है। ठीक, और देखो बच्चों, तो जैसे मैंने एक फंक्शन आपके सामने लिखा हुआ है fx = x² - 3 का बॉक्स है हमारे पास, और x दे रखा है -2 से 3 तक क्लोज इंटरवल, और इस इंटरवल में हमें इस फंक्शन के पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी फाइंड करने हैं। ठीक है, तो बच्चों देखो क्या करें, सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि ये जो फंक्शन है fx = x² - 3 का बॉक्स, तो इसमें 3 एक इंटीजर है। ठीक है, और हम जानते हैं अगर बॉक्स में इंटीजर है प्लस या माइनस में तो हम इसको सीधा सीधा ऐसा लिख सकते हैं। और अब हम ये जानते हैं कि अगर मुझे इस फंक्शन की पॉइंट्स निकालने जो कि डिसकंटिन्यूटी वाले हैं, तो देखिए 3 का तो कोई रोल है नहीं, ये जो फंक्शन दिख रहा है x² का बॉक्स, ये जहां जहां पे डिसकंटिन्यूअस होगा वहां वहां पे पूरा फंक्शन fx भी डिसकंटिन्यूअस होगा। तो अल्टीमेटली मुझे क्या करना है कि एक फंक्शन मान लेता हूं gx, x² का बॉक्स, इसके पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी फाइंड कर रहे हैं जहां पर x -2 क्लोज से 3 तक दे रखा है। अभी हमने देखा क्या कि अगर अंदर वाला फंक्शन इस इंटरवल में मोनोटोनिक है तो सीधा काउंट कर लेते थे हम। लेकिन बच्चों यहां प्रॉब्लम क्या है कि x² का जो ग्राफ है या x² जो फंक्शन है, आप समझिए -2 से 3 में मोनोटोनिक नहीं होता है, क्योंकि x² का ग्राफ अगर आप प्लॉट करेंगे तो आपको पता है कि x² का ग्राफ पैराबोला बनता है इस टाइप का। ये बच्चों ऐसा बनता है ना, ये है y = x² का ग्राफ, और हम जानते हैं कि x = -2 से, और अगर यहां पर x हम बात करें 3 की, मतलब यहां पर x 3 है, तो बच्चों देखिए -2 से 3 में ये जो फंक्शन है y = x²,
y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये मोनोटोनिक नहीं है क्योंकि देखिए यहाँ पे डिक्रीज कर रहा है, यहाँ पे इंक्रीज कर रहा है। तो बच्चों हम क्या करेंगे, अगर ऐसा सीन क्रिएट हो जाता है, ऐसी सिचुएशन आती है, तो उसमें एक ही तरीका है, हम ग्राफ प्लॉट करेंगे, उसके बाद पॉइंट ऑफ डिस्कंटिन्यूटी बता पाएंगे। ठीक है, हमेशा वी विल गो फॉर द ग्राफ, इसमें कोई डायरेक्ट मेथड नहीं है। क्योंकि ऐसा क्यों प्रॉब्लम होगा, इसमें नॉन मोनोटोनिक होने से क्या प्रॉब्लम होगी मैं बताता हूं आपको। जैसे कि आप देखिए एक्स स्क्वायर का अगर हमने ग्राफ बना लिया और -2 से 3 की बात करें बच्चों, तो एक्स स्क्वायर देखिए -2 पर कितना वैल्यू दे रहा है, 4, और बच्चों 0 पे ये 0 होता है, ऐसे हम -1 पे वैल्यू कितनी देगा, 1। तो हम ये जानते हैं कि एक्स स्क्वायर जो है बीच में इन बिटवीन यहां पे जो है वो वैल्यू 2 भी आएगी, है ना, इस फंक्शन की वैल्यू 2 भी बनेगी। कब बनेगी बच्चों, x इक्वल टू -√2 पे, और 3 भी बनेगी किस पे, ये पॉइंट है -√3, ये वाला पॉइंट -√3 है। ठीक है बच्चों, क्लियर। और वापस से आएंगे तो देखो वापस से यहां पर क्या है कि इसकी वैल्यू 1 बनेगी किस पे, 1 पे, और बच्चों 2 बनेगी √2 पे, और बच्चों 3 बनेगी किस पे, √3 पे, और यहां पे 4 बनेगी किस पे, प्लस का 2 पे। लेकिन बच्चों अभी तो हमने 2 से 3 तक भी ट्रेवल करना है, तो इसका मतलब इसकी वैल्यू 5 भी बनेगी यहां पे, कब, √5 पे, और बच्चों इसकी वैल्यू 6 भी बनेगी कब, √6 पे, और इसकी वैल्यू बच्चों 7 भी बनेगी कब, देखिए वैल्यू 7 भी बनेगी, 7 भी बनेगी कब बनेगी बच्चों, √7 पे। देखिए बहुत छोटी छोटी स्पेस है तो मैं इसको यहां लिख देता हूं √7, और बच्चों यहां पर वैल्यू 8 भी बनने वाली है, यहां पर वैल्यू 8 बनेगी, इसको हटा देते हैं। ये देखिए यहां पर बच्चों वैल्यू बनने वाली है 8, वो कब बनेगी, √8 पे। √8 मतलब 2√2 बोल सकते हैं आप इसको। ये पॉइंट देखिए ये वाला, इसको मैं बोल रहा हूं √8 लिखो या इसको 2√2 लिखो। और बच्चों फाइनली x इक्वल टू 3 पर वैल्यू कितनी आ रही है, 9। ठीक है, ये 9, ये 8, ये 7, और बच्चों यहाँ पे कितना 6, और ये 5, और ये 4, 3, 2 तो है। ये हमने एक्स स्क्वायर का ग्राफ बनाया। अब बच्चों लेकिन जब हम इसका बॉक्स निकालेंगे तो आप समझिए क्या होगा, -2 पर एक्स स्क्वायर का वैल्यू 4 है, तो बॉक्स कितना आएगा, 4। और बच्चों लेकिन यहां पर देखिएगा ये जो -√3 है, -√3 पे वैल्यू कितनी है बच्चों, 3। ये वैल्यू कितना है बच्चों, 3। तो देखिए -2 से -√3 के बीच में जो आपका एक्स स्क्वायर का वैल्यू है वो आ रहा है 3 से 4 के बीच में, तो बॉक्स कितना आएगा, 3। तो बॉक्स 3 आएगा, इसका मतलब बच्चों यहां से यहां तक जब ग्राफ बनाओगे तो ये ग्राफ बनेगा इतना छोटा सा लाइन, है ना, ये 3 क्या बनेगा, 3। और लेकिन बच्चों -2 पे वैल्यू कितनी है, 4, तो यहां क्या आएगा बबल, और 4 पे आ जाएगा ये डार्क। ठीक है, और यहां बन गई छोटी सी लाइन। तो पहली बात तो वो जो कॉन्सेप्ट था कि जब ये पहली बार इंटीजर बनता है पहले पॉइंट पे, वहां पर कंटिन्यूटी होती है, यहां ऐसा नहीं हो रहा है, यहां -2 पे डिसकंटिन्यूअस है। देखिए आप उसके बाद देखिए, उसके बाद तो आप समझ रहे हैं, देखिए ये जंप करेगा ये देखिए -√3 से -2 के बीच में इसकी वैल्यू आ जाएगी बच्चों 2, तो ग्राफ ये बबल और ये डार्क ऐसे बनेगा। -√2 से -1 में देख सकते हैं आप, ऐसे बनेगा, यहाँ डार्क और यहाँ बबल। लेकिन बच्चों यहां समझिएगा आप, जब आप -1 से 1 तक ट्रेवल करेंगे ना, -1 से 1, तो एक्स स्क्वायर का वैल्यू 0 से 1 के बीच में, तो बॉक्स क्या बनेगा, थ्रू आउट 0। तो बच्चों यहां से यहां तक पूरे में 0 बनेगा, पूरे में क्या बनेगा, 0। लेकिन यहां पर और यहां पर वैल्यू कितनी आएगी, 1, और यहां भी वैल्यू कितनी है, 1। उसके बाद बच्चों समझ गए आप, यहां 1 आएगा, यहां 2 आएगा, ऐसे चलता रहेगा। ठीक है, हर पॉइंट पे डिसकंटिन्यूटी आएगी अब। और यहां पर देखिए, यहां पर जो है वैल्यू चलता रहेगा कितना, 8, और फिर 3 पे आती जंप करके 9 हो जाएगा। तो मतलब ये है कि सिंस इस इंटरवल में तो क्या है, मोनोटोनिक है ना, इंक्रीजिंग, तो यहां पर तो जब जब इंटीजर बनेगा डिसकंटिन्यूटी आएगी, इसमें डिक्रीजिंग है, बीच में डिसकंटिन्यूटी। लेकिन क्या है, आप समझ सकते हैं टर्निंग पॉइंट जो है, यहां पर चीजें चेंज हो गई। 0 पे फंक्शन क्या हुआ, 0 पे ये फंक्शन एक्स स्क्वायर इंटीजर बन रहा था, लेकिन उसके बावजूद भी 0 पे फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। ठीक है, तो बच्चों अगर मैं डिसकंटिन्यूटी के पॉइंट काउंट करूं तो आप देख सकते हैं कि डिसकंटिन्यूटी के पॉइंट अगर मैं काउंट करता हूं तो देखिए -2, -√3, -√2, -1, ये हर पॉइंट डिसकंटिन्यूटी वाला पॉइंट है। कितने हो गए, 4, -2, -√3, -√2, -1, 4। लेकिन 0 डिसकंटिन्यूटी वाला नहीं है। लेकिन आप यहां से शुरू करें 1 से, तो ये 1, 2 से लेकर आखिरी ये पूरा 3 तक भी डिसकंटिन्यूटी वाले पॉइंट है। तो ये कितने पॉइंट है वो काउंट करते हैं। ठीक है, तो बच्चों देख सकते हो आप यहाँ पे 1 पे वैल्यू कितनी आती है, एक्स स्क्वायर की वैल्यू 1, फिर 2, 3 अप टू 9। कितने पॉइंट आपको नजर आ रहे हैं, पूरे के पूरे 9, क्योंकि कितने इंटीजर्स कवर कर रहा है एक्स स्क्वायर, 1 से लेकर 9 तक की वैल्यू कवर कर रहा है। तो हर इंटीजर जहां जहां इंटीजर बन रहा है हर पॉइंट पे डिसकंटिन्यूटी है। तो कितने पॉइंट्स हो गए, 9 यहां आ गए बच्चों।
कितने डिसकंटिन्यूटी के पॉइंट आ गए 9, और यहाँ कितने आ गए 4, ठीक है, टोटल कितने हो गए 13। तो यहाँ पर 13 पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी हमारे पास आ रहे हैं। देखिए आप 1 से लेकर पूरा 3 तक, 1 से लेकर 3 का मतलब है 1 √2 √3 और 2 √5 √6 √7 √8 एंड पूरा 3। सही है, कितने पॉइंट्स है बच्चों ये फिर से काउंट कर सकते हो आप, इच्छा आपकी। देखिए इसको लिखिए शॉर्ट तरीका, 1 को लिखते हैं √1 है ना, और 3 को लिखते हैं √9, तो 1 से लेकर 9 तक 9 पॉइंट हो गए। और यहाँ पे कितने बच्चों 4 पॉइंट है, -2 -√3 -√2 -1 भी, लेकिन 0 डिसकंटिन्यूटी वाला पॉइंट नहीं है। तो बच्चों यहां पर हमने ये देखा कि यार इसमें कोई शॉर्ट ट्रिक तो हम बना नहीं सकते हैं, हमें पूरा ही करके ग्राफ बना के देखना पड़ेगा। तो जब भी ऐसा प्रॉब्लम आए तो हम ग्राफ बनाएं और उससे हम जज करें कि कितने पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी आ रहे हैं। अभी हम कुछ और अच्छे एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, वहां पे हम ग्राफ प्लॉट करेंगे और उसके बाद हम चेक करेंगे कि कहां कहां पे पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी है। ठीक है, पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी वाले कौन कौन से पॉइंट हैं। ठीक है, तो बच्चों इसका आंसर तो आ गया 13। क्लियर। देखिए बच्चों एक और एग्जांपल देखते हैं, और अब तक मुझे लगता है कि हम जो बॉक्स है उसका और फ्रैक्शन का भी इनफैक्ट ग्राफ का आइडिया काफी कुछ ले चुके हैं, और अब हमें समझ आता है कि इसके ग्राफ में कैसे कैसे कॉन्टिन्यूटी कहाँ होती है, डिसकॉन्टिन्यूटी कहाँ होती है। तो मैंने एक और यहाँ पर एक बहुत अच्छा एग्जांपल लिया है, और मैं चाहूंगा कि हम लोग अब इसको ना बिना ग्राफ बनाए करें, ग्राफ हमारे दिमाग में चलना चाहिए। ठीक है, तो बच्चों देखो इस प्रॉब्लम क्या है ये कि हमें x ना 0 क्लोज से 5 क्लोज x का डोमेन दे रखा है, और हमें ये जो फंक्शन है, ये फंक्शन है, इसके पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी देखना है कि जब x 0 से 5 तक जाएगा तो ये कहां कहां पे डिसकंटिन्यूअस होगा। अब बच्चों मैं ना ये दोनों फंक्शंस देखिए fx जो है इन दोनों का सम है, ये है बॉक्स और ये है फ्रैक्शनल पार्ट। तो बच्चों मैं पहले दोनों को अलग अलग एनालाइज कर लेता हूं, ठीक है, फिर बाद में दोनों के समेशन के बारे में बात करूंगा। तो आप सोचिए जब x जो है वो आपका क्लोज 0 से 5 तक ट्रेवल करेगा, तो ये जो बॉक्स के अंदर का मसाला है 5x, ये आपका 0 से लेकर और 25 तक 25 तक ट्रेवल करेगा। तो मतलब बॉक्स के अंदर ये 0 से 25 ट्रेवल करता है, तो हम श्योर हैं कि जब जब ये इंटीजर बनेगा तब तब ये डिसकंटिन्यूअस होगा, सिवाय किसके बताया आपको, पहला वाला इंटीजर छोड़ के, 0 छोड़ के बाकी सब पे डिसकंटिन्यूअस होगा। इनफैक्ट ये जो लास्ट में 25 बनेगा वहां भी डिसकंटिन्यूटी शो करेगा। सही है, तो कुल मिला के अगर मैं देखूं कि ये कहां कहां पे डिसकंटिन्यूटी शो करता है, तो ये जब जब इंटीजर बनता है, कौन 5x, तो 5x 0 बनेगा वहां पे डिसकंटिन्यूटी शो नहीं करेगा, बताया था आपको मैंने ना। और अगर करेगा भी नहीं करेगा वो बाद में देखेंगे, ठीक है, क्योंकि वो तो दोनों का समेशन दिखना है ना, एंड पॉइंट बताया था 0 से 5 दिखना है, तो 0 पे तो अलग से चेक करना है राइट कॉन्टिन्यूटी और 5 पे लेफ्ट कॉन्टिन्यूटी, तो हम 0 और 5 को फिलहाल छोड़ते हैं। तो हम देखिए बच्चों की ये जब 1 बनेगा, ये जो नंबर 1 बनेगा तो इसका बॉक्स डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। ग्राफ आपको समझ में आ गया। तो ये 1 कब बनेगा बच्चों, जब x 1/5 होगा। ये 2 भी बनेगा, 2 कब बनेगा, जब ये 2/5 होगा। ये 3 बनेगा 3/5 पे, 4/5। लेकिन बच्चों एक बार 5/5 मतलब एक्चुअली x का वैल्यू 1 डालेंगे, x का वैल्यू 1 डालेंगे तभी तो भी तो ये इंटीजर आ रहा है ना। ठीक है, तो बच्चों ऐसे चलता रहेगा, है ना, क्लियर। और लास्ट में एक्चुअली में क्या होगा कि ये जो नंबर है, देखिए 5/5 बस मैं इसलिए लिख रहा था पैटर्न के तहत, है ना, ठीक है, मतलब उसका मतलब 1 ही है। ऐसे करते करते बच्चों ये 25 तक जा रहा है पूरा, ठीक है। तो 25 कब बनेगा, जब इसको क्या रखोगे 25/5 x का वैल्यू, मतलब एक्चुअली में वो 5 है, x बराबर 5। तो ये सारे वो पॉइंट्स हैं जहां पर ये डिसकंटिन्यूटी शो कर रहा है। और इनफैक्ट मैंने लास्ट वाला पॉइंट भी कंसीडर कर लिया, बट मेरा कहना ये है कि आप मत करिए, ठीक है, 5 को मत करिए। अभी हम 24/5 तक ले लेते हैं, 5 को हम अलग से डील करेंगे। हमेशा ही ध्यान रखिए कि ज्यादा मत उलझिए, लास्ट पॉइंट को अलग से चेक कर लो, चेक करने में बड़ा टाइम लगता नहीं है। ठीक है, तो बच्चों देखो x बराबर इन पॉइंट्स पे ये डिसकंटिन्यूटी शो करेगा। और हम ही जानते हैं ये जो फ्रैक्शन है बच्चों, ये फ्रैक्शन कहां का डिसकंटिन्यूटी शो करेगा, जहां जहां फ्रैक्शन के अंदर का मसाला इंटीजर बन रहा है। तो बच्चों मैं फिर से कहता हूं आपको कि x आप 0 से कितना ले रहे हो, आप x 0 से 5 ले रहे हो, तो ये जो अंदर वाला मसाला है 3x, ये 0 से 15 तक ट्रेवल कर जाएगा। सही है, अब ये इंटीजर कहां का बनेगा, एक तो जब x 0 होगा तभी इंटीजर बन रहा है, मैंने बोला 0 को चेक मत करो। x बराबर 5 पे देखिए 15 बनेगा, वो भी चेक मत करो। लेकिन बताइए 3x जो है वो क्या क्या इंटीजर बनेगा, तो 0 से 15 के सारे इंटीजर लेगा, मतलब ये 1 भी बनेगा। 1 कब बनेगा, 1/3 पे। 2 कब बनेगा, 2/3 पे। और बेटा इसके बाद ये 3 कब बनेगा, 3/3 पे। ऐसे करते करते ये क्या बनेगा, 14 भी बनेगा 14/3 पे। ये समझ में आ रहा है। अब बेटा समझिएगा, ये जो मैंने नंबर्स लिखे हैं जहां पर ये डिसकंटिन्यूअस है, और ये जो मैंने नंबर लिखे हैं जहां पर ये डिसकंटिन्यूअस है, इनमें कॉमन नंबर कौन से हो सकते हैं वो देखते हैं। तो बच्चों देखो यार 1/5 और 1/3 ये तो बराबर नहीं होने वाले, ठीक है। लेकिन जब ये 5/5 कर रहे हैं और आप ये 3/3 कर रहे हैं, तो x = 1 मतलब इंटीजर,
ठीक है, आप रख रहे हैं x की वैल्यू 0 से 5, तो 0 से 5 में ऑब्वियस सी बात है कि 1 2 3 4 जब आप रखेंगे तो ये दोनों चीजें इंटीजर बन भी रही हैं और यहां पर भी वो रिफ्लेक्ट हो रही हैं। तो मतलब इनमें 4 वैल्यू कॉमन है। कौन सी? x बराबर एक तो 1, मतलब 5/5 बोलो या 3/3 बोलो, 1 2 3 4। ठीक है, तो ये दोनों कॉमन वैल्यूज हैं। इन कॉमन वैल्यूज पे क्या हो रहा है? x इक्वल टू 1 पे, 2 पे, 3 पे, 4 पे ये भी डिसकंटीन्यूअस है और ये भी डिसकंटीन्यूअस है। तो बच्चों जब दो फंक्शंस प्लस सम में है और एक ही पॉइंट पे दोनों डिसकंटिन्यूटी शो करते हैं तो उनका जो समेशन है ये पूरा फंक्शन ये उस पॉइंट पे कॉन्टिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस दोनों हो सकता है। इसका मतलब यहां पर हमें चेक करने की जरूरत है। लेकिन बच्चों इसके अलावा बाकी पॉइंट में कुछ कॉमन नहीं है। जैसे आप x बराबर 1/3 की बात करते हैं तो 1/3 पर ये फंक्शन क्योंकि इंटीजर बन रहा है ये डिसकंटिन्यूअस है, बट 1/3 पर ये तो डिसकंटिन्यूअस नहीं है क्योंकि ये तो इंटीजर नहीं बन रहा है। तो बच्चों अगर किसी x इक्वल टू a पॉइंट पर, मैंने अभी बताया आपको कि x इक्वल टू a पर अगर ये डिसकंटिन्यूअस है और ये कॉन्टिन्यूअस है तो ये कंफर्म है कि इन दोनों का समेशन वाला डिसकंटिन्यूअस होगा ही होगा। इसका मतलब बच्चों इस पॉइंट पे भी डिसकंटिन्यूटी शो करेगा। ऐसी 1/5 की बात करें तो 1/5 पे ये इंटीजर नहीं बन रहा है, फ्रैक्शन है ना, ये फ्रैक्शन वाला नंबर जो है वो तो 3/5 वाला इंटीजर नहीं बन रहा है, तो ये कॉन्टिन्यूटी शो करेगा बट ये डिसकंटिन्यूटी शो करेगा, तो दोनों का सम क्या होगा? डिसकंटिन्यूअस। तो मतलब ये जितने भी पॉइंट्स बचे हैं ये वाले इनमें कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है ना। जब ये क्वांटिटी शो कर रहा है तो ये डिसक्वांटिटी शो कर रहा है और जहां पे ये डिसक्वांटिटी शो कर रहा है वहां पे ये क्वांटिटी शो कर रहा है। इसका अलावा ये सारे जितने पॉइंट है सब पे ये दोनों का सम जो है वो डिसकंटिन्यूअस होने वाला है। तो मतलब ये हर पॉइंट जो है 1/5 2/5 3/5 4/5 1/3 2/3 ये पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी हैं। तो बच्चों कितने पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी अगर वो काउंट करें तो देखो 1 से शुरू किया था 24 तक, 24 नंबर्स थे, उनमें एक्चुअली 4 नंबर इंटीजर है, उनको अलग से निकाल दिया, भी गिना नहीं है। तो कितने बचे? 20 पॉइंट्स बचे जहां पे ये डिसकंटिन्यूटी शो कर रहा है और बच्चों इसमें 1 से लेकर 14 तक नंबर थे, 4 अलग निकाल दिए, कितने हुए? 10, जहां पर ये डिसकंटिन्यूटी शो कर रहा है और ये दोनों अलग अलग नंबर्स हैं। तो टोटल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी अभी तक कितने आ सकते हैं? 20 + 10 30 तो ऑलरेडी आ चुके हैं। अब बच्चों चेक क्या करना है? चेक करना है एक तो ये 4 पॉइंट पे और चेक करना है किस पे? एंड पॉइंट्स पे। तो बच्चों 1 पे मैं चेक करने जा रहा हूं। 1 पे चेक करना है बच्चों, तो f(1) जब निकालूंगा तो ये कितना हो जाएगा बच्चों? 5 का ये और फ्रैक्शन हो जाएगा 3 का 0, तो 5 आंसर आ रहा है। और बच्चों में अगर बात करूं यहाँ पे 1 प्लस मतलब राइट हैंड लिमिट निकालू 1 पे, तो 1 पे जब हम राइट हैंड लिमिट निकालेंगे तो बच्चों इसकी वैल्यू कितनी आएगी? 5 आएगी और ये लिमिटिंग वैल्यू आएगी 0, तो 5 आ गया। लेकिन बच्चों जब f(1) आप निकालेंगे तो थोड़ा सा देखिएगा f(1)। तो बच्चों जब f(1) निकालेंगे तो जब x को 1 डालेंगे तो ये 5 आएगा, 5 का बॉक्स आएगा 4। लेकिन बच्चों जब आप यहाँ 1 डालेंगे आएगा 3 का मतलब होता है 2.999, तो फ्रैक्शनल पार्ट कितना आएगा? लिमिटिंग वैल्यू 1, तो बच्चों तो अगेन 5 आ गया। इसमें तीनों वैल्यू 1 आ गई, इसका मतलब फंक्शन तो 1 पर क्या हो गया? कॉन्टिन्यूअस। तो इसका मतलब ये डिसकंटिन्यूटी पे काउंट नहीं होगा। x बराबर 2 पे बच्चों करेंगे सेम कहानी, वर्बली कर सकते हो आप। x बराबर 2 प्लस पे निकालो, पहले प्लस पे निकालोगे तो क्या आएगा? 10 प्लस, इसका बॉक्स कितना आ गया? 10, और यहां पर करोगे तो क्या आएगा बच्चों? 6 प्लस मतलब 6.00, तो फ्रैक्शन 0, तो आंसर अल्टीमेटली आ गया 10। और अगर आप एक्जैक्टली 2 डालोगे तो ये कितना हो जाएगा? 10 और ये 0 अगेन 10। और जब बच्चों 2 माइनस डालोगे तो ये हो जाएगा कितना? 10 माइनस, इसका बॉक्स कितना आ गया बच्चों? 9। लेकिन ये चीज कितनी हो जाएगी आपका? ये हो जाएगा 6 माइनस का मतलब है 5.99, तो फिर से फ्रैक्शन क्या आ जाएगा? 1, तो दोनों का सम फिर से 10 आने वाला है। इसका मतलब ये 2 पे भी कॉन्टिन्यूअस है। तो बच्चों आप पैटर्न ऑब्जर्व कर रहे हैं, ठीक है, हर बार यही हो रहा है। इसका मतलब इन चारों पॉइंट पे तो कॉन्टिन्यूटी शो करेगा। अब कौन से पॉइंट बचे? 2, 0 एंड 5। तो 0 पे कौन सी क्वांटिटी चेक करनी है? राइट। तो बच्चों 0 पे राइट करनी है तो एक काम करो, पहले 0 रखो। 0 पर वैल्यू कितनी आ रही है? 0 दिख रहा है हमको, है ना बच्चों। जैसे 0 प्लस डालेंगे ना आप, 0 प्लस, तो 0 प्लस पे क्या होगा? ये आएगा 5 × 0 प्लस मतलब 0 प्लस, इसका बॉक्स 0, और ये 3 × 0 प्लस मतलब 0 प्लस का फ्रैक्शन 0, तो 0 + 0 = 0। तो मतलब 0 पर वैल्यू भी 0 है और राइट हैंड लिमिट भी 0, तो 0 पे भी राइट कॉन्टिन्यूअस हो गया। अब बात करते हैं बच्चों 5 पे। तो 5 पे तो देखो आप सेम चीज है, जैसे यहाँ पर 1 2 3 पे किया था ना, तो 5 पर भी सेम चीज करेंगे। बस 5 पर क्या होगा? राइट कॉन्टिन्यूटी नहीं निकालेंगे, लेफ्ट वाला निकाल लेंगे। लेकिन इस पैटर्न के तहत हमको दिख रहा है कि सेम आने वाली है, लेफ्ट हैंड लिमिट भी और वैल्यू भी। सही है, जैसे इनके लिए चेक किया ना वैसे 5 के लिए भी सेम ही होगा, ठीक है। तो मतलब 0 पे भी कॉन्टिन्यूअस है, 5 पे भी कॉन्टिन्यूअस है, इन सारे इंटीजर्स पे भी कॉन्टिन्यूअस है। तो टोटल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी कितने आ गए? 30, तो आंसर इज 30। ठीक है बच्चों, तो कई बार हमें ऐसे भी चेक करना है, ऐसा नहीं कि हर बार ग्राफ बना के देखें। हम ये ध्यान रखें कि अगर हम दो फंक्शंस का सम ले रहे हैं और किसी पॉइंट पर अगर एक फंक्शन कॉन्टिन्यूअस और दूसरा डिसकंटिन्यूअस हो रहा है तो हम ये मतलब ये होता है कि दोनों का जो सम है वो उस पॉइंट पर डिसकंटिन्यूअस आएगा। लेकिन अगर उस पॉइंट पर
पहला फंक्शन और दूसरा फंक्शन दोनों डिसकंटिन्यूअस हो जाते हैं तो फिर उस पॉइंट पर वो दोनों का जो सम वाला फंक्शन है ये वाला, ये कॉन्टिन्यूअस भी हो सकता है, डिसकंटिन्यूअस भी हो सकता है। जैसा कि हमने यहां देखा, क्या देखा, x इक्वल टू 1 पे ये भी डिसकंटिन्यूअस था, ये भी डिसकंटिन्यूअस था, लेकिन जब हम दोनों का सम चेक किया तो x बराबर 1 पे कॉन्टिन्यूअस आ गया। तो मतलब कुछ भी हो सकता है। तो जब दोनों डिसकंटिन्यूटी शो करें तो हमें फिर दोनों मतलब अलग से वहां पे कॉन्टिन्यूटी चेक करनी पड़ेगी, हम कुछ कमेंट नहीं कर सकते। ठीक है बच्चों, देखो बच्चों हम एक और प्रॉब्लम लेते हैं, उसमें भी फ्रैक्शन और बॉक्स इन्वॉल्व है। ये थोड़ी अलग टाइप की और अच्छी प्रॉब्लम है। देखिए इसमें क्या है कि हमें ये गिवन है कि xi वो पॉइंट्स हैं जहां पर ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, ये वाला, और ये फंक्शन क्या फ्रैक्शनल पार्ट है और यहाँ बॉक्स भी इंक्लूड किया हुआ है, मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, और x का जो डोमेन दे रखा है वो 0 से 2 दे रखा है। तो इस 0 से 2 ओपन इंटरवल में जिन जिन पॉइंट पे फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है उनका नाम लिया है xi, मतलब x1 x2 x3 x4 डिपेंडिंग अपॉन द फैक्ट कि कितने डिसकंटिन्यूटी के पॉइंट आते हैं वहां तक आ जाएगा। और बच्चों ये ऑप्शंस दे रखे हैं, करेक्ट ऑप्शन चूज कर रहे हैं। मतलब पहला ऑप्शन है xi का स्क्वायर, जो भी डिसकंटिन्यूटी के पॉइंट है स्क्वायर करके ऐड करना है, समेशन लेना है, मतलब उनका बॉक्स निकालना है। तो हम तभी नहीं निकाल पाएंगे जब हम डिसकंटिन्यूटी के पॉइंट एग्जैक्टली देखेंगे कौन कौन सी वैल्यू पर, x की किस किस वैल्यू पर डिसकंटिन्यूटी आ रही है। और बच्चों उसके लिए हमें इस फंक्शन को सॉल्व करना पड़ेगा। तो बच्चों सबसे पहले हम एक काम करते हैं, इस फंक्शन को अगर हमें सॉल्व करना है तो यहाँ दिख रहा है फ्रैक्शन है, ठीक है। तो एक काम कर सकते हैं हम, सबसे पहले तो ये लिख सकते हैं कि किसी भी नंबर का फ्रैक्शन क्या होता है, दैट नंबर। तो ये नंबर क्या है, ये पूरा, तो दैट नंबर माइनस द ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ दैट फंक्शन या दैट नंबर। तो मतलब इसका हमने क्या करना है, बॉक्स लिख लिया, ठीक है। x माइनस बॉक्स ऑफ x फॉर्मूला होता है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का, ऐसे कर लिया। अब मसला ये है कि कहां कहां पे किस किस पॉइंट पे डिसकंटिन्यूटी हो सकती है, कहां कहां पे चेक करूं, हर पॉइंट पे तो कर नहीं सकते हैं, कहां कहां पे चेक करूं वो देखना है, ठीक है। तो बच्चों देखिए सबसे पहले तो समझ आ रहा है कि एक तो ये बॉक्स है एक्स स्क्वायर, है ना। तो एक्स स्क्वायर के बॉक्स में एक्स स्क्वायर जहां जहां इंटीजर बनेगा वहां वहां पे हमें चेक करना पड़ेगा। और साथ में यहां देखिए यहां पर x इंटू एक्स स्क्वायर है, तो ये तो बॉक्स में एक्स स्क्वायर अगेन वही एक्स स्क्वायर है, लेकिन इन दोनों का जो प्रोडक्ट है उस पर भी बॉक्स लगा हुआ है। मतलब ये प्रोडक्ट जो है पूरा का पूरा, ये जहां पर इंटीजर बनेगा उस पॉइंट पे भी चेक करना है। तो बच्चों कुल मिला के मुझे ये समझ आया कि सबसे पहले तो 0 से शुरू करेंगे अगर, ठीक है। तो 0 से 1 में ये भी 0 से 1 चलेगा, ये भी 0 से 1 चलेगा, ये भी 0 से 1 चलेगा, तो 0 हो जाएगा, ठीक है। तो मुझे समझ आ रहा है कि मैं 0 से 1 में ब्रेक कर लूं पहले तो फंक्शन को। तो मैंने लिखा x लेस देन 0, सॉरी ग्रेटर देन 0 लेस देन 1। तो बच्चों जब x 0 से 1 में लाई करेगा तो क्या होगा, ये 0 हो जाएगा, 0 इंटू समथिंग इज 0। और बच्चों ये बॉक्स हो जाएगा 0, ठीक है। और बॉक्स 0 हो जाएगा तो 0 का बॉक्स भी 0 हो जाएगा, तो यहां पे आंसर 0 आने वाला है। अब बच्चों 1 पे चीजें बदल जाएंगी, लेकिन अब 1 से कहां तक देखें, तो हमने देखा कि जो एक्स स्क्वायर है 1 बन रहा है 1 पे, और ये 2 कब बनेगा, ये 2 बनेगा √2 पे, ठीक है। अब देखना बच्चों एक और चीज, पूरे का बॉक्स के अंदर जो मसाला है इसको भी देखना है। तो पहले हम लिख के देख लेते हैं। तो हमने देखा कि अगर हम 1 से √2 की बात कर रहे हैं, 1 इंक्लूडेड है यहाँ पे, है ना। 1 से √2 की बात करेंगे तो एक्स स्क्वायर का बॉक्स हो जाएगा एग्जैक्टली 1। और बच्चों जब ये 1 हो जाएगा तो यहां बचेगा x, और x 1 से √2 जा रहा है तो इसका बॉक्स भी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसका बॉक्स भी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, क्लियर। तो बच्चों यहां देखते हैं, पहले इसको सॉल्व करते हैं। तो जब x स्क्वायर x आपका 1 से √2 है तो ये बॉक्स भी कितना हो गया आपके पास, 1 इंटू x बचेगा। तो बच्चों यहां बचेगा x, और इसका बॉक्स कितना बन रहा था, 1, ठीक है। अब हमारे दिमाग में आता है कि जैसे ये हमने देखा √2 पे 2, तो ऐसे √3 पे 3 हो जाएगा। तो हम सोचते हैं कि x जो है हम अब √2 से √3 ले लें। अब बच्चों इसमें बताता हूं क्या प्रॉब्लम हो सकती है। देखिए जब हम x को √2 से √3 लेंगे तो बच्चों x स्क्वायर जो है वो कहां से कहां तक, क्लोज 2 से ओपन 3 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास कितना, 2। तो ये चीज 2 बन जाएगी। लेकिन बच्चों यहां पर भी तो 2 बनेगा, तो अंदर क्या बनेगा बॉक्स के, 2x। और अगर बॉक्स के अंदर 2x बना तो समझिए बॉक्स के अंदर 2x बन रहा है, समझिए आप, है ना। यहां पर क्या हो जाएगा बच्चों, एक्स स्क्वायर √2 से √3 के बीच में है तो ये 2 बन जाएगा, तो ये तो 2x आ गया, माइनस जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा बच्चों 2, तो ये हो गया 2x। लेकिन अब इस बॉक्स को ओपन करने के लिए फिर से देखना पड़ेगा ये जो 2x नंबर है ये कहां से कहां तक जा रहा है। तो बच्चों एक चीज समझिए कि x अगर √2 से √3 जाता है तो 2x कहां से कहां तक जाएगा, 2 √2 से 2 √3। अब आप समझ सकते हैं 2 √2 कितना होता है, 1.414 इंटू 2 करेंगे आप तो 2.8 समथिंग आएगा,
और 2√3 आएगा कितना 3 पॉइंट समथिंग। तो जब आप 2 ये नंबर 2 पॉइंट समथिंग से 3 पॉइंट समथिंग जाएगा तो बच्चों इसमें ये एक बार 3 बनेगा, और 3 बनेगा तो वहां पे बॉक्स क्या हो जाएगा, फिर से डिसकंटीन्यूअस हो जाएगा, हमें वहां पर भी ब्रेक करना है। तो बच्चों ये 3 कब बनेगा, जब x कितना होगा 3/2, और 3/2 जो नंबर है वो इन दोनों के बीच में फॉल कर रहा है, मतलब हमें 3/2 पे भी चेक करना है अलग से, ठीक है। तो बच्चों हम क्या करेंगे, हम ये इंटरवल डायरेक्ट न लेते हुए, है ना, हम x > √2 से पहले 3/2 तक ले लेंगे। अब 3/2 तक लोगे तो देखो बच्चों ये तो हो जाएगा कितना 2, ये तो हो गया 2x, लेकिन ये जो 2x का बॉक्स है बच्चों, इसमें 2x कहां से कहां तक जाएगा, 2√2 से 3 तक, और 2√2 से 3 तक गया तो उसका बॉक्स कितना हो जाएगा 2, तो इसका मतलब ये आ जाएगा बच्चों 2x - 2। अब हम क्या करेंगे, अब हम लेंगे x 3/2 से लेंगे बच्चों कहां तक, √3 तक, और अब हमें समझ आ रहा है ये तो 2x ही है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं, 2x रहेगा, बट ये बन जाएगा 3 पॉइंट समथिंग, और 3 पॉइंट समथिंग का बॉक्स इज 3, तो बच्चों ये आ जाएगा 2x - 3, ठीक है। अब बच्चों बात करते हैं √3 से आगे बढ़ते हैं, और हमें तो मैक्सिमम में 2 तक जाना है, तो √3 के बाद तो सीधा हमें नजर आ रहा है कौन आएगा 2, तो हम उसमें भी देख लेंगे, जैसे यहां पे प्रॉब्लम हुई वहां तो नहीं होगी कहीं, तो चेक करते हैं। तो बच्चों सोचो कि अगर x √3 से ये सब चीजें क्यों हो रही हैं, ये प्रॉब्लम क्यों हो रही है कि हमको √2 से √3 तक भी चेक करना पड़ा 3/2 पे, क्योंकि √2 से √3 हमने आइडिया कहां से लिया था, x² के बॉक्स से, x² के मतलब ये जो x² है इस बॉक्स के अंदर जो नंबर है ये इंटीजर बन रहा है, बट बच्चों वो लेने के बाद भी जो बच रहा है उसमें भी एक बॉक्स आ रहा है, और वो बॉक्स में 2x आ रहा है, तो हमें वो 2x इंटीजर कब बनेगा वो चेक करना था, इसलिए हमको इन बिटवीन √2 से √3 में 3/2 पे ब्रेक करना पड़ा। ऐसे यहां पर भी ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो सकती है, संभावना है, तो चेक कर लेते हैं। तो बच्चों जब आपका x √3 से <2 होगा तो क्या होगा, देखिए ये हो जाएगा हमारे पास कितना, x² का वैल्यू आ जाएगा बच्चों 3 से 4 के बीच में, 3 से 4 तक है ना बीच में, मतलब तो ये कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, तो ये बचा 3x, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये बच्चों लगा बॉक्स, और बच्चों यहां देखिएगा क्या होगा, यहां पर फिर से ये कितना हो जाएगा 3, और बचेगा x, क्या बचेगा 3x। अब बच्चों ये 3x का जो बॉक्स है ना ये भी तो ओपन करना है, तो आप सोचिए जब आपका x यहां से यहां तक जाएगा तो 3x कहां से कहां तक जाएगा बच्चों, 3√3 से और 6 तक। अब मसला ये कि 3√3 कितना होता है, तो √3 कितना होता है बच्चों 1.732 इंटू 3 करेंगे तो इट वुड बी 5 पॉइंट समथिंग, तो ये 5 पॉइंट समथिंग से 6 के बीच में है, इसका मतलब 5 से बड़ा है और 6 से छोटा है, इसके बीच में कोई इंटीजर फॉल नहीं कर रहा है। तो अगर हम सीधा सीधा क्या करें, x को √3 से √2 तक ले लेंगे बच्चों, √3 से 2 तक, तो भी क्या हो गया, जो 3x है ये 5 पॉइंट समथिंग से 6 रहेगा, तो ये कहीं भी ब्रेक होने की संभावना नहीं है, ठीक है बच्चों। तो कितना हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा 3x, और यहां पे ये आएगा 5 पॉइंट समथिंग, तो इसका बॉक्स हो जाएगा हमारे पास 5। तो ये हमने फंक्शन को बच्चों क्या कर लिया, ओपन कर लिया, ठीक। अब बच्चों देखते हैं यहां पे ये फंक्शन को ओपन करना ही इंपॉर्टेंट था, कंटिन्यूटी तो हम चेक कर लेंगे। अगर हम कंटिन्यूटी की बात करें तो देखिए ओपन इंटरवल 0 से 2 है, तो 0 और 2 पे तो चेक करना नहीं है। अब डिसकंटिन्यूटी कहां कहां हो सकती है, जहां पे डेफिनेशन बदल रही है तो 1 पे चेक करते हैं। तो बच्चों 1 की लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी है 0, और 1 पर वैल्यू निकालोगे 0, 1 की राइट हैंड लिमिट भी कितनी है 0, तो x बराबर 1 पे तो कॉन्टिन्यूअस आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब बच्चों चेक करते हैं √2 पे, तो बच्चों √2 की लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, यहां से कितनी आएगी √2 - 1, और √2 की जब राइट हैंड लिमिट निकालोगे तो 2√2 - 2 अलग अलग हो गई। इसका मतलब x = √2 जो है बच्चों वो एक पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी मिल गया। अब बच्चों चेक करते हैं किस पे, वही जहां डेफिनेशन बदल रही है, कहां बदल रही है, यहां पे 3/2 पे। तो बच्चों 3/2 की जब आप लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे तो यहां रखेंगे 3/2, तो ये हो जाएगा 3/2 × 2 मतलब 3 - 2 दैट इज 1, तो 3/2 की लेफ्ट हैंड लिमिट 1 आ गई। जबकि 3/2 की राइट हैंड लिमिट निकालेंगे तो यहां से कितनी आएगी बच्चों 0, देखिए आप क्या आ रहा है 0 आ रहा है, ठीक है, और वैल्यू भी 3/2 पे 0 आ रही, तो LHL RHL अलग अलग आ रहा है, इसका मतलब 3/2 भी पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी में आ रहा है। अब बच्चों आगे चेक करते हैं, √3 पे चेक करते हैं। तो बच्चों √3 पे चेक करेंगे तो √3 की लेफ्ट हैंड लिमिट आएगी यहां से 2√3 - 3, जबकि बच्चों राइट हैंड लिमिट √3 की चेक करेंगे यहां से तो 3√3 - 5, ये दोनों वैल्यू अलग अलग है, तो LHL RHL अलग है, इसका मतलब √3 पे भी क्या है बच्चों पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। तो बच्चों 3 पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी आ रहे हैं यहाँ पे। तो इस कहानी में जो ट्विस्ट है, इस सवाल में जो ट्विस्ट है वो है 3/2 वाला, बाकी तो हम करते ही हैं, है ना, इसको हमने x² को कहां ब्रेक करना है तो जानते ही हैं, लेकिन x² को ब्रेक करने के बाद जो इस बक्से में जो बचा 2x या 3x वो भी ब्रेक करना है, इसलिए यहां पे ये ट्विस्ट था कहानी में, ठीक है। अगर आप ये मिस कर जाएंगे तो आपका एक पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी गायब हो जाएगा, ठीक है, क्लियर। अब कितने डिसकंटिन्यूटी के पॉइंट आए 3, तो इसका नाम हमने x1 रख दिया, इसका नाम x2, इसका नाम x3।
अब बच्चों पहला ऑप्शन मैच करवाते हैं, है ना। पहला ऑप्शन में क्या है, इन सबका स्क्वायर करना है फिर बॉक्स लेना है, तो स्क्वायर करके सम लेना है फिर बॉक्स लेना है। तो बच्चों इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा, √2 का 2, ये हो जाएगा 9/4 और ये हो जाएगा बच्चों 3, ठीक है। तो बच्चों ये देखो 2 है और ये 3 है, कितना हो गया 5, और ये कितना होगा 2 पॉइंट समथिंग, ठीक है। तो 5 + 2 पॉइंट समथिंग इज 7 पॉइंट समथिंग, और 7 पॉइंट समथिंग का बॉक्स इज 7, तो इसका मतलब बच्चों ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है, और ऑप्शन बी तो गलत हो जाएगा क्योंकि सेम चीज की वैल्यू उसने 8 बोली हुई है जो कि गलत है। अब बच्चों ये सी वाला ऑप्शन चेक करते हैं। अब सी वाले ऑप्शन में समेशन xi कर रखा है, सीधा सीधा सम कर रखा है। अब जो सीधा सम करना है तो देखिए, है ना, क्या करेंगे, √2 में √3 ऐड करना है आपको, तो √2 लगभग होता है 1.414, है ना, और √3 होता है 1.73, और बच्चों ये 3/2 होता है 1.5, ठीक है। तो ये लगभग कितना है, अगर हम देखें तो इन दोनों को बच्चों जब ऐड करेंगे आप, है ना, तो आ जाएगा 3 पॉइंट समथिंग, दोनों का ऐड करके देखिए ना कितना आएगा, 1.41 और 1.73, है ना, दैट इज 3 पॉइंट समथिंग, ठीक है। और ये 3 पॉइंट समथिंग में जब आप 1.5 ऐड करेंगे, आप करके देखिएगा, है ना, ठीक है, तो आंसर 4 पॉइंट समथिंग आएगा। तो 4 पॉइंट समथिंग का बॉक्स बच्चों 4 होने वाला है, ये एकदम करेक्ट ऑप्शन है। अब इसमें बोल रहा है कि नंबर ऑफ xi मतलब वो पॉइंट जो डिसकंटिन्यूटी के पॉइंट है, बिलोंग्स टू n, जो xi है, जो x1 x2 x3 की वैल्यू है वो नेचुरल नंबर होनी चाहिए। ऐसे कितने पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी की बात कर रहा है, नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी जो कि खुद एक नेचुरल नंबर हो। तो बच्चों देखिए जितने भी डिसकंटिन्यूटी के पॉइंट है उनमें से कोई भी नेचुरल नंबर नहीं है, ना x1 नेचुरल, ना x2 नेचुरल, ना x3 नेचुरल, ठीक है। तो इसने बोला नंबर ऑफ ऐसे पॉइंट्स कितने हैं, इक्वल टू 0 है, बिल्कुल सही बात है, ऐसे नंबर ऑफ पॉइंट 0 है, क्लियर। तो बच्चों इसके आंसर आ गए A, C एंड D, ठीक है बच्चों। देखिए बच्चों अब एक प्रॉब्लम लेते हैं हम, ठीक है, वही ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन पे। तो बच्चों प्रॉब्लम क्या है कि देखिए एक फंक्शन दे रखा है 3 + 4 cos x का बॉक्स या ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, और ये बोला है कि x π/2 ओपन से 3π/2 ओपन के बीच में ये फंक्शन जिन पॉइंट्स पे डिसकंटिन्यूअस है, x की जिन वैल्यूज पे डिसकंटिन्यूअस है, उन वैल्यूज का सम जो है वो k पाई है। देखिए इफ सम ऑफ ऑल वैल्यूज इन वैल्यूज, ठीक है, और वैल्यूज ऑफ x बोल सकते हो आप, या इन x बिलोंग्स टू दिस फॉर विच f(x) इज इक्वल टू दिस फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस इज k पाई। तो बच्चों कुल मिला के अल्टीमेट बात यह है कि हमें वो पॉइंट्स निकालने हैं π/2 से 3π/2 के बीच में जहां ये फंक्शन डिसकंटिन्यूटी शो कर रहा है, और वो जो x की वैल्यूज है उनका सम निकालना है, और जो सम आएगा उसको k पाई के इक्वल करके k का वैल्यू फाइंड करना है, ये क्वेश्चन है। तो बच्चों सबसे पहले मैंने क्या किया कि ये जो फंक्शन है मेरे पास उसमें लिखा है 3 + 4 cos x का बॉक्स, और हम बॉक्स की प्रॉपर्टी जानते हैं कि अगर हम बॉक्स है और मान लीजिए x में कोई इंटीजर ऐड कर देते हैं, इंटीजर जैसे 1 2 3 4 कुछ भी, तो ये हो जाता है बॉक्स ऑफ x प्लस इंटीजर, क्योंकि उसका बॉक्स उतने इंटीजर से रेज कर जाता है ना, या उतने ही इंटीजर से चेंज हो जाता है। तो बच्चों देखिए यहां पर मैं बोल सकता हूं कि f(x) इज इक्वल टू 3 प्लस, क्योंकि 3 एक इंटीजर है, 4 cos x का बॉक्स। अब अगर मुझे इस फंक्शन की डिसकंटिन्यूटी निकालनी है तो मैं क्या करूंगा, ये फंक्शन बच्चों उन्हीं पॉइंट्स पे डिसकंटिन्यूअस होगा जहां पर ये वाला बॉक्स डिसकंटिन्यूअस होगा, क्योंकि +3 ऐड होने से कोई फर्क पड़ेगा नहीं कंटिन्यूटी पे। तो अब हमें टारगेट करना है कि 4 cos x का जो बॉक्स है ये कहां कहां डिसकंटिन्यूअस होगा। और अभी हमने देखा था कि जब भी हम बॉक्स की डिसकंटिन्यूटी की बात करते हैं तो ये देखते हैं बॉक्स के अंदर का जो नंबर है, एक्सप्रेशन है, मसाला है, वो इंटीजर कहां कहां है। और बच्चों ये जानने के लिए मैंने क्या किया, ये जो 4 cos x जो नंबर दिखा हुआ है बॉक्स के अंदर, वो उसका मैंने ग्राफ बना लिया। कब, x π/2 से 3π/2 में। तो हम जानते हैं कि cos x का ग्राफ ना यहां से ऐसे आता है, π/2 पे ये हो जाता है, उसके बाद ये ऐसे चला जाता है 3π/2 तक। तो π/2 से 3π/2 में बच्चों ये cos x का ग्राफ है। लेकिन अगर cos x के ग्राफ को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ग्राफ स्ट्रेच हो जाएगा, बस इतना सा हो जाएगा, ठीक है। नीचे की तरफ स्ट्रेच होकर कैसा हो जाएगा कि ये जो पीक है यहां पर वैल्यू -4 हो जाएगी, क्योंकि मैंने ग्राफ बनाया 4 cos x का, 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो कुल मिला के ये y बराबर 4 cos x का मैंने ग्राफ प्लॉट किया, और मैंने अब यहां से शुरू किया। सबसे पहली बात देखिए यहाँ पे ओपन इंटरवल है, तो ये तो दोनों बबल लेने हैं, सही है। अब बच्चों मैं यहाँ पे देखूं कि जैसे ही मैं π/2 के थोड़ा आगे जाऊंगा, मैं बात कर रहा हूं इस पूरे 4 cos x नंबर की, इसका बॉक्स निकालना है। तो बच्चों अगर मैं देखूं कि π/2 को तो छोड़ना है, π/2 से जैसे ही मैं थोड़ा सा आगे बढ़ूंगा तो 4 cos x की वैल्यू क्या हो जाएगी, नेगेटिव, लेकिन मैग्नीट्यूड में बहुत छोटी, माइनस का 0.1, माइनस का 0.2। तो बॉक्स क्या आएगा बच्चों, बॉक्स आएगा -1, ठीक है।
लेकिन बच्चों ये बॉक्स -1 तब तक रहेगा जब तक कि इस मसाले की वैल्यू मतलब 4 cos x की वैल्यू 1 ना हो जाए, -1 ना हो जाए। कितनी? -1। क्योंकि देखो बच्चों यहां पर नेगेटिव होके जैसे ये -4 बन रहा है तो पक्का है कि ये -1 भी बन रहा होगा किसी वैल्यू पे, और ये -2 भी बन रहा होगा किसी वैल्यू पे, और ये बच्चों -3 भी बन रहा होगा किसी वैल्यू पे। सही है। अब ये वैल्यूज क्या है मुझे नहीं पता, क्योंकि 4 cos x -1 तब बनेगा जब cos x -1/4 होगा, और cos x -1/4 बच्चों कब होगा ये मुझे भी आइडिया नहीं है, क्योंकि निकाल तो सकते हैं बट हम निकालते नहीं है। ठीक है ना, मतलब क्या करना है कि ये हम एंगल्स की बात नहीं करते हैं। तो हमें पता है कि cos x -1/4 होगा तो वहां पे 4 cos x -1 होगा, पर कब होगा ये नहीं पता। तो मान लेते हैं ये जो एंगल है ये कोई एंगल है, यहां पे होगा, पर आप देख सकते हैं कि पाई के अबाउट ग्राफ सिमेट्रिक है पूरा पूरा। तो देखो एक यहां होगा तो एक यहां भी होगा, यहां पर भी तो है -1, 4 cos x का वैल्यू -1। तो बच्चों एक चीज समझ आती है कि जितनी डिस्टेंस पे ये पॉइंट पाई से जितनी डिस्टेंस पे होगा उतनी डिस्टेंस पे पाई से ये पॉइंट भी होगा। तो मान लेता हूं कि ये जो पॉइंट है ये पाई माइनस अल्फा है, तो ये पॉइंट कितना हो जाएगा बच्चों? पाई प्लस अल्फा। जहां अल्फा निकालना नहीं है, बस मुझे पता है कोई अल्फा होगा। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट है जहां पर क्या हो रहा है बच्चों? 4 cos x का वैल्यू -1 हो रहा है। ऐसे बच्चों -2 भी होगा कभी ना कभी। अब मैं उसमें भी इंटरेस्टेड नहीं हूं, मैंने बोल दिया यहां भी होगा और यहां भी होगा। तो मैंने मान लिया कि ये जो पॉइंट है ये कितना है? पाई माइनस बीटा, और ये जो पॉइंट है ये हो रहा है पाई प्लस बीटा। और बच्चों मुझे ये भी पता है ये -3 भी होगा कभी ना कभी। कब होगा? तो ये हो जाएगा इस पॉइंट पे, इस पॉइंट का नाम है पाई माइनस गामा, और ऐसे ही इस पॉइंट का नाम है पाई प्लस गामा। हाँ या ना? ठीक है बच्चों। तो अब ये देखिएगा जरा क्या होगा कि बच्चों जैसे ही आप यहां पे देखेंगे ना π/2 के जैसे इस तरफ, तो जो 4 cos x का वैल्यू क्या आ रहा है? 0 से और -1 के बीच में। तो अगर हम ग्राफ की बात करेंगे तो बच्चों ग्राफ कैसा आएगा? देखो इस पॉइंट से लेकर यहां तक जब ग्राफ बनेगा वो आएगा बॉक्स के लिए -1। तो बच्चों बॉक्स का वैल्यू -1 चलेगा, लेकिन यहां आएगा बबल, क्योंकि ये पॉइंट तो इंक्लूडेड ही नहीं है डोमेन में, और यहां पर एग्जैक्टली -1 होगा। और जैसे बच्चों आप यहां से यहां तक चलेंगे तो 4 cos x की वैल्यू -1 से कम हो जाएगी, तो बॉक्स कितना हो जाएगा? -2। ठीक है बच्चों, तो यहां पर बॉक्स की वैल्यू आ गई -2। कितनी आ गई? -2। ठीक है बच्चों, लेकिन आप एक चीज समझिए कि यहां पर वैल्यू -2 नहीं होगी, -1 ही होगी। क्या मैंने सही बोला? ये सोच के बताइए आप। मैंने ये कहा कि जब आप इस पॉइंट पे खड़े हैं तो 4 cos x का बॉक्स -1 होगा कि -2 होगा? तो बहुत सिंपल सी बात है, बहुत आसान, कि इस पॉइंट पे 4 cos x के लिए -1 होगी एग्जैक्ट, और वहां पर बॉक्स हो जाएगा -1। तो बच्चों यहां आएगा डार्क, और जैसे आप आगे जाओगे तो वैल्यू -1 से गिर जाएगी। मैं बार बार वैल्यू किसकी बोल रहा हूं? 4 cos x। मैं बार बार नहीं बोलूंगा, आप ध्यान रखिएगा, मैं जब भी बोलूं ग्राफ की वैल्यू मतलब 4 cos x की वैल्यू। तो बच्चों ग्राफ की वैल्यू क्या हो गई? यहां पे -1 से नीचे गिर गई, तो सडनली क्या हुआ? बॉक्स गिर के कहां आ गया? -2 पे। फिर बच्चों क्या होगा? यहां पे डार्क, क्योंकि यहां -2 वैल्यू थी, लेकिन जैसे आप देखेंगे कि जैसे आप आगे बढ़ोगे तो ग्राफ जो है वो -2 से नीचे चला गया, तो बच्चों इसका बॉक्स कितना हो जाएगा? -3 हो जाएगा। तो ये बन गया ऐसा। सही है, ऐसा बनता जा रहा है ग्राफ बच्चों। लेकिन जैसे ही आपने क्या किया, आप इससे आगे बढ़े, इस पॉइंट से आगे बढ़े, तो ये ग्राफ आ गया आपका। और अगर ये ग्राफ देखोगे तो -3 से -4 है, और अगर आप उसका बॉक्स बनाएंगे तो क्या बनेगा? -4। लेकिन जैसे आप यहां आएंगे तो यहां भी इसकी ग्राफ की वैल्यू -4 है, तो इसका बॉक्स भी -4। ठीक है बच्चों, और अगर आप आगे बढ़ेंगे तो भी वैल्यू -3 से -4 है, तो भी बॉक्स -4। मतलब कहने का यह है कि बच्चों यहां से लेकर और यहां तक की जो पूरी जर्नी है, ठीक है, इसमें बॉक्स बच्चों क्या रहने वाला है? पूरा का पूरा -4 रहने वाला है। लेकिन यहां पे क्या आएगा? बबल। और बच्चों यहां पे भी क्या आएगा? बबल। ठीक है, ऐसे ही यहां देख सकते हैं आप, यहां वैल्यू कितनी हो गई? -3, तो बॉक्स कितना हो गया? -3। और -3 से जब आप -2 जाएंगे, देखिएगा यहां पे थोड़ा सा समझना है बच्चों, है ना, यहां पे डार्क और होलो का कॉन्सेप्ट समझना है। ठीक है, समझना। अब क्या होगा बेटा? एग्जैक्टली इस पॉइंट की बात करें तो यहां पर -3 हो गया ग्राफ, तो बॉक्स कितना आएगा? -3, मतलब बॉक्स यहां आ गया। और जैसे आप ऊपर जाएंगे तो क्या होगा? वैल्यू -3 से -2 है किसकी? ग्राफ की, तो बॉक्स कितना होगा? -3। तो बॉक्स यहां से बच्चों यहां तक -3 ही चलता रहेगा। लेकिन जैसे आप इस पॉइंट पे पहुंचेंगे तो फंक्शन की वैल्यू कितनी हो जाएगी? -2। तो बॉक्स कितना हो जाएगा? -2। तो बच्चों यहां पर ये -2 आ गया, यहां से ऐसा बन गया। अब आप समझ गए कि यहां से फिर जंप होगा और ये जाएगा ऐसा। ठीक है, और उसके बाद बच्चों डार्क यहां आता है, लेकिन ये पॉइंट इंक्लूडेड ही नहीं है, 3π/2 तो इंक्लूडेड ही नहीं है। तो हमने ये ग्राफ बना लिया। तो बच्चों π/2 से अगर हम 3π/2 की बात करें तो ये कहां पे डिसकंटिन्यूअस हो रहा है? देखिए हर बार हो रहा था, केवल यहां पे पाई पे नहीं हो पाया,
तो कौन कौन से x की वैल्यूज पे हो रहा है? तो x की वैल्यू एक है पाई माइनस अल्फा, पाई माइनस बीटा, पाई माइनस गामा, ये 3 पॉइंट है, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। और इस तरफ पाई पे नहीं हुआ, पाई प्लस गामा, पाई प्लस बीटा, पाई प्लस अल्फा, ये 3 वैल्यू आ रहे हैं जहां पे डिसकंटिन्यूटी शो कर रहा है। तो कितने पॉइंट्स पे डिसकंटिन्यूटी है? 6। और ये जो x की वैल्यूज है इनका जब सम निकालेंगे तो देखिए पाई माइनस अल्फा, पाई माइनस बीटा, पाई माइनस गामा प्लस पाई प्लस अल्फा, पाई प्लस बीटा, पाई प्लस गामा, जब ये पूरी 6 ऐड करेंगे तो अल्फा अल्फा, बीटा बीटा, गामा गामा की टर्म कैंसिल हो जाएंगी और सम कितना आ जाएगा? सम आ जाएगा 6 पाई। सम क्या आ जाएगा बच्चों? 6 पाई। और ये सम हमको k पाई दे रखा है, तो कंपेयर करें तो k इक्वल टू व्हाट? 6। ठीक है, तो कुल मिला के बात ये कि हम आराम से बॉक्स का ग्राफ बना के देखेंगे, हमें समझ आ जाएगा। ठीक है, कि कहां पे डिस्कंटिन्यूटी शो होनी है। लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि हमें फोकस बॉक्स के केस में फोकस कहां करना है? इसी बात पे कि बॉक्स के अंदर का जो भी नंबर, एक्सप्रेशन, मसाला जो भी है वो इंटीजर कहां का बन रहा है, बाकी जगह फोकस करने की जरूरत नहीं है। तो मैंने भी वही फोकस किया, -1 कब है, -2 कब है, -3 कब है, -4 कब है। ठीक है बच्चों, और देखिए बच्चों एक और एग्जांपल लेते हैं। यहां पर मैंने बॉक्स का यूज तो किया ही है, साथ में मॉड का भी किया और कुछ और भी कॉन्सेप्ट हम रिकॉल करेंगे। ठीक है, तो बच्चों देखो ये एक फंक्शन दे रखा है जो कि पीस वाइज डिफाइन कर रखा है, मतलब अलग अलग डोमेन में अलग अलग डेफिनेशंस हैं, लेकिन हमें इसकी क्वांटिटी चेक करनी है एक डिफाइंड डोमेन में। वो डोमेन है क्लोज 0 से क्लोज 3। तो हमें क्लोज 0 से क्लोज 3 में अगर क्वांटिटी चेक करनी है तो हमें एक चीज तो क्लियर है कि 0 पर हम राइट क्वांटिटी चेक करेंगे और 3 पर हम लेफ्ट क्वांटिटी चेक करेंगे। ये दो काम तो हमें करने ही है, ये एकदम क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो आप बाद में कर ले, साथ में कर ले, पर कीप इन माइंड कि ये दोनों एंड पॉइंट जो है यहाँ पे राइट और इधर वाले पे लेफ्ट रेस्पेक्टिवली, है ना, ये चेक करनी है। बाकी 0 से 3 के बीच में चेक करना है, तो उसके लिए क्या करें कि हम फंक्शन की डेफिनेशन पे जाते हैं। तो 0 से 1 तक तो डेफिनेशन ये है। ठीक है बच्चों, अब इसको कैसे थोड़ा स्मार्टली करें, देखो सबसे पहले मैं बताता हूं आपको, हम केवल 0 से 1 में फोकस करते हैं बच्चों। तो 0 से 1 में ये फंक्शन दे रखा है। अब हम जानते हैं कि मॉड का ग्राफ 1 - x हो या x - 1 हो या मॉड x हो, उसका ग्राफ जो है वो ऐसा जरूर बनता है पर टूटता कभी नहीं है, मतलब ये डिसकंटीन्यूअस नहीं होता है। तो ये 0 से 1 में पूरा ग्राफ कॉन्टिन्यूअस होगा, मॉड वाला कॉन्टिन्यूअस एवरीवेयर, तो ये तो कॉन्टिन्यूअस चल रहा होगा। लेकिन बच्चों बात करें x 0 से 1 तक है, तो ये जो 2x नंबर है जो कि बॉक्स ऑफ 2x नंबर दिख रहा है हमको, ये जो फंक्शन दिख रहा है, तो उसमें बच्चों क्या होगा, x 0 से 1 जाएगा तो ये जो 2x है वो 0 से 2 तक ट्रेवल कर जाएगा ओपन। और अगर इस नंबर का जब आप बॉक्स लेने जाएंगे तो क्या होगा बच्चों, जब ये नंबर क्या होगा 0 से 0 पर वैल्यू कितनी देगा इसका बॉक्स 0, और 0 से देखिए इस नंबर पे फोकस करिए आप, x भूल जाइए, ये नंबर 0 से 2 है। तो जब ये नंबर बच्चों 0 से लेकर, मतलब ये नंबर जो है 0 से 1 तक चलेगा, तब इसका बॉक्स क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा 0। लेकिन बच्चों जैसे ही ये नंबर कितना हो जाएगा 1, तो बॉक्स जंप करके 1 पे आ जाएगा और ओपन 2 तक ये बॉक्स 1 ही चलेगा। इसका मतलब यहां पर एक ही पॉइंट पे डिसकंटिन्यूटी नजर आ रही है मुझे, कहां पे, देखिए क्लोज 0 पे भी मैंने चेक कर लिया है। कैसे, क्योंकि क्लोज 0 पे मैंने देख लिया कि क्लोज 0 पे, अब ये बताइए कि ये 1 कब बनेगा, x बराबर हाफ पे। तो अगर मोटा मोटा इसका ग्राफ बनाऊं तो क्लोज 0 पे ये 0 है और हाफ तक ये 0 ही चल रहा है। देखिए आप यहां पर हाफ पे जंप करके 2x कितना हो जाएगा 1, तो यहां पर 1 ये ऐसा चल रहा है। ठीक है, ये, और हम 2 तो वैसे भी ले ही नहीं रहे, है ना, मतलब हम x बराबर 1 तो यहां ले ही नहीं रहे क्योंकि x बराबर 1 पे तो ओपन है। तो मतलब इस फंक्शन का ग्राफ, केवल इसका ग्राफ मैं बता रहा हूं, तो मैं देख पा रहा हूं कि 0 पे इट इज राइट कॉन्टिन्यूअस, तो 0 वाला टेंशन भी खत्म हो गया, राइट कॉन्टिन्यूअस है। तो लेकिन हाफ पे फंक्शन क्या हो रहा है, डिसकंटिन्यूअस। अब बच्चों एक बात बताइए, ये फंक्शन हमेशा कॉन्टिन्यूअस और इसके साथ ऐड या सब्ट्रैक्ट करें एक और फंक्शन जो किसी एक पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस है, तो ये दोनों का जो सम है ये उसी पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस होगा जहां पर ये डिसकंटिन्यूअस है। मतलब आप समझिए कि fx में gx ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें, ठीक है, अगर ये किसी पर्टिकुलर पॉइंट x इक्वल टू a पर कॉन्टिन्यूअस है और ये उस पर डिसकंटिन्यूअस है ये वाला, तो ये पूरा का पूरा जो सम है ये भी x इक्वल टू a पे डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। अगर एक कॉन्टिन्यूअस और दूसरा डिसकंटिन्यूअस हो तो पूरा जो सम है, डिफरेंस है, वो उस पॉइंट पे क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस। तो हम समझ सकते हैं कि ये हमेशा कॉन्टिन्यूअस है, ये एक पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस है और वो पॉइंट के x इक्वल टू हाफ, तो ये पूरा फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होने वाला है। तो एक पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी तो बच्चों हमने निकाल लिया x इक्वल टू हाफ, तो x इक्वल टू हाफ पे डिसकंटिन्यूअस है, ये क्लियर हो गया। अब हमने 1 तक, ओपन 1 तक चेक किया, अब हमें करना है 1 से बड़े पे चेक, 1 से बड़े पे, 1 से कहां तक, 3 तक। तो बच्चों देखिए अब क्या होगा, अब हम 1 से पहले 2 पे फोकस करते हैं क्योंकि यहां बॉक्स है
अब फिर से यही कहानी है कि बच्चों ये जो चीज है ये तो कॉन्टिन्यूअस है बट ये डिसकॉन्टिन्यूअस है, तो हम पूरा फोकस, लेकिन यहाँ इनटू में बच्चों तो हम जज नहीं कर सकते हैं। मतलब मैं ये कह रहा हूं कि fx कॉन्टिन्यूअस है किसी पॉइंट पर और उसी पॉइंट पे gx डिसकॉन्टिन्यूअस है, तो दोनों का जो प्रोडक्ट है बच्चों वो कॉन्टिन्यूअस डिसकॉन्टिन्यूअस कुछ भी आ सकता है, हम कुछ भी जज नहीं कर सकते, ठीक है। तो हमें चेक करना पड़ेगा। तो बच्चों हम एक काम करते हैं, देखिए अगर मैं बात करूं कि x की वैल्यू 1 से और ओपन 2 तक ले लूं, 1 से ओपन 2, तो बच्चों ये बताइए ये जो चीज है ये तो कॉन्टिन्यूअस है ही, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप तो इसको बॉक्स में रहने दीजिए, सॉरी मॉड में, इसको क्यों ओपन करते हैं। लेकिन बच्चों ये जो x-2 है ये कितना हो जाएगा, इसका बॉक्स हो जाएगा हमारे पास कितना, -1 एग्जैक्टली, है ना। तो बच्चों ये कितना हो जाएगा, -1, तो माइनस यहां लग जाएगा, तो फंक्शन हो गया ये 1 से 2 में। और बच्चों आप सोचिए कि 1 से 2 में अगर मैं इस मॉड का ग्राफ बनाऊंगा और माइनस भी लगा दूंगा तो मॉड का ग्राफ तो ब्रेक होता ही नहीं है, वो 1 से 2 में पूरा चलता रहेगा। बात है 1 की, किसकी, 1 की, 1 पे कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं है, 1 पे है मुद्दा। तो बच्चों 1 के जो लेफ्ट हैंड लिमिट है वो कहां से डिफाइन होगी, यहां से। तो हम देख पा रहे हैं जब हमने ये बनाया था तो देखो बच्चों 1 माइनस पे वैल्यू अगर निकाले तो 1 माइनस पे ये बॉक्स कितना आ रहा था, 1, और जबकि यहां पर अगर आप 1 डालेंगे कितना आएगा, 0, तो 0 माइनस 1 कितना आ रहा था, -1, ठीक है। तो बच्चों 1 पर जो लेफ्ट हैंड लिमिट थी, ठीक है, x इक्वल टू 1 पर जो आपका LHL था वो आ रहा था -1, और 1 प्लस पे जब आप राइट हैंड लिमिट निकालेंगे तो यहां से निकल जाएगी, है ना, कितना आ जाएगा, फिर से -1, तो LHL भी -1, RHL भी -1, और फंक्शन की 1 पे वैल्यू भी यहां से निकल जाएगी -1, तो बच्चों 1 पे कॉन्टिन्यूअस हो गया। तो अभी तक तो डिसकंटिन्यूटी केवल हाफ पे शो हुई, और 1 से 2 के बीच में मैंने बताया 1 से 2 के बीच में मॉड का जब ग्राफ बनाएंगे तो मॉड का ग्राफ 1 से 2 क्या कहीं भी बनाओ डिसकंटिन्यूअस होता ही नहीं है, तो इसका मतलब 1 से 2 के बीच में तो ये कॉन्टिन्यूअस है। तो मसला ये हुआ कि भैया हाफ पे ही डिसकंटिन्यूअस अभी तक, बाकी कहीं नहीं बना। अब हम चेक करते हैं क्लोज 2 से 3 के बीच में। तो बच्चों 2 से 3 के बीच में अगर चेक करेंगे आप तो 2 से 3 के बीच में ये जो x-2 है इसका बॉक्स हो जाएगा, देखिए ओपन 3 लगाया है, इसका बॉक्स 0 हो जाएगा, और अगर 0 हो गया तो ये थ्रू आउट 0 बन जाएगा। तो फंक्शन की वैल्यू है बच्चों वो 0 चलेगी 2 से 3 के बीच में, और अगर फंक्शन की वैल्यू 0 से मतलब 2 से 3 में 0 चलेगी तो 0 तो कैसे ग्राफ बनता है, एकदम कॉन्टिन्यूअस। तो बच्चों मुद्दा किस पे आता है, 2 पे चेक करना है। अब फिर से अगर 2 पे चेक करना है तो 2 पे राइट हैंड साइड तो दिख रही है 0 आएगा, और 2 पे वैल्यू भी 0 है। 2 पे अगर लेफ्ट हैंड साइड चेक करना है तो उसके लिए यहां जाना पड़ेगा, और 2 माइनस अगर मतलब 2 पे LHL निकालेंगे यहां से निकलेगा, और जब आप यहां 2 माइनस डालेंगे तो बच्चों कितना आएगा आंसर, -1 आ जाएगा फिर से। तो मतलब ये है कि 2 पर LHL तो बच्चों -1 आ रहा है, बट RHL आ रहा है बच्चों कितना, 0, तो मतलब 2 पे ये कॉन्टिन्यूअस नहीं है, तो एक और पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी आ गया x इक्वल टू 2। अब बच्चों 3 तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन चूंकि यहां पर क्या है लास्ट में 3 इंक्लूड कर रखा है डोमेन में, तो 3 पे क्या चेक करेंगे, लेफ्ट कॉन्टिन्यूटी। तो बच्चों 3 पे लेफ्ट कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है, तो यहां से दिख रहा है कि 3 की लेफ्ट साइड 3 माइनस पे तो फंक्शन 0 बन रहा है, 3 माइनस पे फंक्शन 0 है। लेकिन बच्चों अगर 3 पे निकालेंगे वैल्यू, 3 पे क्या निकालेंगे वैल्यू, तो एक्जैक्टली 3 जब आप यहां पुट करेंगे तो यह आएगा कितना, 1, और यहां पुट करेंगे तो क्या आएगा बच्चों, 3। तो आंसर आ रहा है 3, तो मतलब 3 पर वैल्यू फंक्शन की कितनी है, 3, जबकि लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी दिख रही है यहां से, 0, कितनी दिख रही है, 0। इसका मतलब 3 पर भी डिसकंटिन्यूटी हो गई। तो बच्चों डिसकंटिन्यूटी के पॉइंट कौन कौन से हो गए, हाफ हो गया, 2 हो गया, और कितना हो गया, 3। तो ये 3 पॉइंट्स आ गए जहां पर फंक्शन डिसकंटिन्यूटी शो कर रहा है, ठीक है बच्चों। और देखिए बच्चों एक प्रॉब्लम लेते हैं यहाँ पे। तो प्रॉब्लम ये है कि एक फंक्शन है fx, ठीक है, जो इस तरह से डिफाइन किया गया है, ये लिखा हुआ है। अभी कह रहा है कि इफ fx इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 0, ठीक है बच्चों, ये लिखा हुआ है ना। इफ fx इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 0 then the value of this limit n tending to infinity lambda की पावर n mu की पावर n 1 upon n is, तो हमें वैल्यू कैलकुलेट करके बतानी है ना, न्यूमेरिकल ग्रिड टाइप की जो प्रॉब्लम आती है वैसी प्रॉब्लम है, ठीक है। तो अब बच्चों क्या करें, पहले तो ये बोल रहा है कि हमको ये लिमिट पूछी, मतलब हमें लैम्डा और म्यू निकालना है, और लैम्डा म्यू फाइंड करने के लिए हमें कंडीशन है कि x इक्वल टू 0 पर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। तो अगर फंक्शन बच्चों x इक्वल टू 0 पे कॉन्टिन्यूअस है, इसका मतलब 0 पर जो वैल्यू है वो है 101, और 0 पर राइट हैंड लिमिट की बात करें तो वो भी 1 से होनी चाहिए। तो अगर हम राइट हैंड लिमिट की बात करेंगे 0 पे, मतलब लिमिट x टेंडिंग टू, या हम एक काम करते हैं टेंडिंग टू 0 वाले फंडे से करें, तो f ऑफ 0 प्लस h की वैल्यू, ठीक है बच्चों। तो ये देखना कितना आएगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0, और बच्चों f ऑफ h, जहां पर h पॉजिटिव होता है,
ठीक है। तो बच्चों देखिएगा यहां पुट करेंगे तो कितना आएगा, लैम्डा प्लस साइन बॉक्स ऑफ एच अपॉन एच। अब बच्चों ऐसे क्वेश्चंस में क्या देखिएगा, यहां पर h जीरो नहीं है, जीरो को टेंड कर रहा है, बट ये जो बॉक्स ऑफ h है ये एब्सोल्युटली जीरो बन जाएगा, एग्जैक्ट जीरो। तो ये बनेगा जीरो और ये बनेगा समथिंग विच इज नॉन जीरो, तो ये हो जाएगा जीरो। ठीक है, कितना हो जाएगा, जीरो। तो बच्चों लिमिट की वैल्यू आएगी लैम्डा, और ये वैल्यू 101 की बराबर होनी चाहिए क्योंकि फंक्शन की वैल्यू 0 पे 101 है। तो बच्चों यहां से लैम्डा तो हमने फाइंड कर लिया। अब बच्चों लैम्डा फाइंड करने के बाद हमको LHL भी निकालना है, वो भी 101 के बराबर होना चाहिए। तो LHL के लिए हम क्या लिखेंगे, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 0 माइनस h। मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं 0 प्लस h 0 माइनस h, क्योंकि देखिए प्रॉब्लम क्या है यहाँ पर ना, ये इस तरह का साइन x माइनस x अपॉन x क्यूब, हमें इसकी पूरे की लिमिट फाइंड करनी पड़ेगी, है ना, और लिमिट के कॉन्सेप्ट यूज करने पड़ सकते हैं, तो इसलिए मैंने ऐसा मान लिया है। तो बच्चों क्या होगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ माइनस h। अब बच्चों अगर ये तो नेगेटिव है तो यहां पे पुट किया जाएगा, तो कितना हो जाएगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0, और ये हो जाएगा बच्चों म्यू प्लस ये द बॉक्स ऑफ साइन माइनस h माइनस ऑफ माइनस h अपॉन माइनस h का क्यूब एंड द ब्रैकेट इज क्लोज्ड। ठीक है, तो बच्चों कितना आएगा देखिएगा, ये आएगा म्यू प्लस, देखिए म्यू तो कांस्टेंट है, बाहर ले लो, यहां लिमिट लगाते हैं h टेंडिंग टू 0, तो h 0 की तरफ जा रहा है और इस बॉक्स की वैल्यू हमें निकालनी है। ठीक है, तो बच्चों क्या करेंगे देखिएगा, अब यहां पर देखो, एक तो ये हो जाएगा प्लस का h, ये हो जाएगा माइनस, तो और ये हमसे माइनस आएगा ऊपर भेज देंगे, तो इट वुड बी साइन h माइनस h अपॉन h क्यूब। तो जब h 0 की तरफ जाएगा तो ये लिमिट किस तरफ जाएगी वो हमें देखना है। ठीक है, लेकिन बच्चों बॉक्स है यहाँ पे, ये ध्यान रखना है। तो बच्चों क्या करें, देखो अगर हम ये देखें कि ये लिमिट कैसे निकालें, लिमिट h टेंडिंग टू 0 साइन h माइनस h अपॉन h क्यूब, अगर हम इस लिमिट की अलग से बात कर लें कि कितनी आएगी, तो बच्चों इसके लिए हमें एक्सपेंशन यूज करना पड़ेगा। तो जब हम एक्सपेंशन यूज करेंगे तो साइन x का एक्सपेंशन होता है h माइनस का h क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस h रेज टू द पावर 5 अपॉन फैक्टोरियल 5। ठीक है बच्चों, इस टाइप से चलेगा, और ज्यादा आगे लिखने की इसको जरूरत नहीं है हमें, और ये माइनस का h है, और बच्चों ये है h क्यूब, तो हम देख सकते हैं h माइनस h कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहां से h क्यूब का जो डिवाइड करेंगे तो केवल ये बचेगा -1 अपॉन फैक्टोरियल 3, बाकी सारी चीजें लिमिट पुट करने पर क्या हो जाएंगी, 0। मतलब यहां पर लिमिट रखनी है बच्चों ना, लिमिट h टेंडिंग टू 0, ये तो जानते हैं हम लोग। तो बच्चों यहां से आंसर आ रहा है 1 अपॉन कितना, माइनस का 1 अपॉन √3 फैक्टोरियल 3, मतलब -1 अपॉन 6 इज द आंसर। तो बच्चों ये लिमिट की वैल्यू आ रही है -1 अपॉन 6। ठीक है, तो इसका मतलब बच्चों ये लिमिट आया, इसको अगर सॉल्व करें देखिएगा ये म्यू है, और जब h 0 की तरफ जा रहा है तो ये नंबर अप्रोच कर रहा है -1 अपॉन 6 को, और -1 अपॉन 6 को अगर ये अप्रोच कर रहा है तो इसका बॉक्स कितना होने वाला है, -1। तो बच्चों ये आ गया म्यू -1। ठीक है, ये आ गई हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट। तो बच्चों लेफ्ट हैंड लिमिट जो है वो भी 101 के इक्विवेलेंट होनी चाहिए, तो म्यू कितना आएगा बच्चों, 102। तो हमने म्यू की वैल्यू भी निकाल ली 102। ठीक है बच्चों, अब हमें जब ये लिमिट निकालनी है, ये लिमिट कैसे निकालेंगे देखते हैं जरा। ठीक है, होपफुली तो समझ में आ गया है अपने को। तो बच्चों लैम्डा की वैल्यू छोड़ देते हैं 101 और म्यू की वैल्यू 102। अब हमें ये लिमिट फाइंड करनी है, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, और बच्चों ये है कितना, लैम्डा मतलब 101 की पावर n, और इट इज 102 की पावर n, और ये 1 अपॉन n। देखिए n जब इनफाइनाइट जा रहा है तो पावर तो 0 आ रही है, और अगर पावर 0 है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन क्या करें बच्चों, हम अगर 1 से छोटा नंबर बनाना चाहते हैं तो हम 102 की पावर n को कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, तो जैसे ही अपन कॉमन लेंगे तो बच्चों ये हो जाएगा, देखिए ये पूरा कॉमन आएगा, 1 अपॉन n है तो ये 102 बचेगा, और यहां बचेगा बच्चों 1 प्लस 101 अपॉन 102 रेज टू द पावर n। इसको हटा देते हैं बच्चों, है ना, और इस पूरे की पावर 1 अपॉन n। अब देखिएगा बच्चों जब हम n को इनफाइनाइट पुट करेंगे तो पावर तो 0 हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये देखिए ये 1 से छोटा नंबर है, उसकी पावर इनफाइनाइट लगाएंगे तो 0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 0 की पावर 0 दैट इज 1, सो आंसर विल बी 102। ठीक है, तो बच्चों इस लिमिट का आंसर आएगा हमारा 102। ठीक है, इज इट क्लियर? तो इस तरह की प्रॉब्लम हो तो इस तरह से हमें सॉल्व करके देखना है। क्लियर? इसमें क्या अलग था, इसमें अलग ये था कि हमको ये जब हम बात कर रहे थे कॉन्टिन्यूटी की, तो हमें लिमिट का जो एकदम कोर आइडिया होता है एक्सपेंशन का, वो भी यूज करना पड़ गया। ठीक है, क्लियर है बच्चों? देखिए बच्चों, अब एक एग्जांपल मैंने लिया है, ठीक है, ये थोड़ा सा डिफरेंट है। तो अब इस तरह की प्रॉब्लम करने हैं
तो किस तरह से सोचना है, क्योंकि देख सकते हैं आप यहाँ अंडर रूट मैंने यूज किया है, बॉक्स मैंने यूज किया है, फ्रैक्शन यूज किया है, मॉड यूज किया है, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन यूज किया है। तो ये देखिए एक फंक्शन डिफाइन कर रखा है ऐसे पीस वाइज, और हमसे पूछा कि करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। 4 ऑप्शंस भी गिवन है ABCD। तो हम जरा ऑप्शंस पढ़ते हैं, ऑप्शन में क्या पूछना चाह रहा है। पहला ऑप्शन कह रहा है fx इज कॉन्टिन्यूअस फॉर ऑल x बिलोंग टू R एक्सेप्ट 0। मतलब ये कह रहा है कि सारे रियल नंबर पे कॉन्टिन्यूअस है 0 को छोड़ के। अभी तो चेक करना पड़ेगा। और साथ में बोल रहा है कि नहीं fx तो डिसकॉन्टिन्यूअस, देखिए मैंने शॉर्ट में लिखा है कॉन्टिन्यूअस है ना, CONT ऊपर एन लगा दिया, कॉन्टिन्यूअस इसका मतलब, तो ये है डिसकॉन्टिन्यूअस। ये कह रहा है fx डिसकॉन्टिन्यूअस है पॉजिटिव इंटीजर पे ही, ओनली वर्ड यूज किया है कि बस ये डिसकॉन्टिन्यूअस है लेकिन पॉजिटिव इंटीजर पे ही है। अब मान लीजिए चेक तो नहीं किया, मान लीजिए कि पॉजिटिव इंटीजर्स पे चेक किया और डिसकॉन्टिन्यूअस आ भी गया fx, तो भी ऑप्शन में करेक्ट चूज नहीं कर सकता, क्योंकि बोल रहा है पॉजिटिव इंटीजर्स ओनली। पॉजिटिव इंटीजर पे डिसकॉन्टिन्यूअस आ गया, इसके अलावा हो सकता है उसके अलावा भी किसी और पॉइंट पे भी हो सकता है डिसकॉन्टिन्यूअस। तो हमें इस ऑप्शन को चेक करने के लिए पॉजिटिव इंटीजर्स पे तो कॉन्टिन्यूटी चेक करनी पड़ेगी, इसके अलावा बाकी सब जगह भी करनी पड़ेगी, है ना। और ऐसे ही यहां पर भी सेम चीज है कि बोल रहा है कि डिसकॉन्टिन्यूअस नेगेटिव इंटीजर्स ओनली, तो इसके लिए भी नेगेटिव इंटीजर पे तो चेक करना है, बाकी सब्जेक्ट पे चेक करना है। और एक ऑप्शन है चौथा वाला, ये चौथा कह रहा है कि fx तो हर जगह कॉन्टिन्यूअस है फॉर ऑल x बिलोंग टू R, ठीक है, और रियल x। तो मतलब ये है कि हमें चेक करना है सभी पॉइंट्स पे। केवल ऐसा नहीं है इस सवाल को देख के आप सोचेंगे केवल हमें तो इंटीजर्स पे चेक करना है सर, पॉजिटिव पे नेगेटिव पे नहीं। अगर पॉजिटिव पे डिसकॉन्टिन्यूअस आ भी गया तो आप समझ रहे हैं ना, तो ओनली वर्ड कैसे यूज कर सकता हूं, क्या पता पॉजिटिव इंटीजर के अलावा कोई नंबर हो x इक्वल टू 1/2, 3/2, 4/7, इस पे भी डिसकॉन्टिन्यूटी हो सकती है। अगर वहां डिसकॉन्टिन्यूटी हुई तो आई कैन नॉट यूज द टर्म ओनली। तो इसका मतलब बात यह कि इंटीजर्स के अलावा भी बाकी सब जगह चेक करना है, सारे रियल नंबर पे चेक करना है इसका कॉन्टिन्यूटी, ठीक है। अब ये कैसे चेक करें, ऐसा तो है नहीं कि सारी वैल्यू डाल के देखेंगे। तो बच्चों एक चीज हमें समझ आती है कि ये जो फंक्शन है ये पीस वाइज डिफाइन किया गया है और 0 पे डेफिनेशन बदल रही है, तो 0 ब्रिज पॉइंट है, तो 0 पे तो हम चेक करेंगे, है ना। यहां से फंक्शन की डेफिनेशन बदलती है तो 0 पे तो हमें कॉन्टिन्यूटी चेक करना ही होता है अलग से, ठीक है। तो ये तो थंब रूल है ही। तो हम सबसे पहले तो 0 पे ही चेक कर लेते हैं सबसे पहले, ठीक है। x इक्वल टू 0 पे कॉन्टिन्यूटी चेक करते हैं। तो बच्चों अगर मैं बात करूंगा कि 0 पर f ऑफ 0 प्लस कितना आएगा, मतलब कहने का मतलब ये है कि 0 पर राइट हैंड लिमिट क्या आएगी, तो जब मैं x की जगह पे 0 प्लस डालूंगा, मतलब 0 प्लस h, तो कहां रखूंगा बच्चों, यहां पे। और आप देखो यहां x की जगह आप रखेंगे 0 प्लस, मतलब 0.001 बॉक्स हो जाएगा 0, और फ्रैक्शन पार्ट ऑफ 0 प्लस भी कितना होता है 0, तो 0 प्लस 0 इज 0। तो बच्चों यहां पर ये वैल्यू 0 आ गई। और आप देखिए अगर मैं f ऑफ 0 निकालूंगा तो मैं सीधा x की जगह 0 डाल दूंगा तो ये 0 आ जाएगा। अब बच्चों मुझे चेक करना है 0 माइनस, आप समझ रहे हैं, माइनस का 0.000001, और वो मैं कहां पुट करूंगा, यहां पे। लेकिन बच्चों जब मैं माइनस का 0.0001 पुट करूंगा इस बॉक्स में, तो ये बॉक्स तो हो जाएगा एग्जैक्टली -1, और अगर ये -1 हो गया इंटू पाई तो ये हो जाएगा -पाई, और साइन माइनस पाई इज एब्सोल्युटली 0। तो यहां पर बच्चों इसका आंसर भी क्या आ जाएगा 0। इसका मतलब ये कि यहां पे तीनों चीजें 0 आ रही हैं, मतलब x इक्वल टू 0 पर तो फंक्शन क्या है बच्चों, कॉन्टिन्यूअस है, ठीक है। x इक्वल टू 0 पर तो कॉन्टिन्यूअस है। अब बच्चों बात करते हैं बाकी के नंबर्स पे, ठीक है। बाकी के नंबर्स पे बात करते हैं। तो पहले हम चेक कर लेते हैं इंटीजर्स पे, और वो भी पॉजिटिव इंटीजर्स पे, ठीक है। हम चेक कर लेते हैं i प्लस का मतलब मान लेते हैं पॉजिटिव इंटीजर। तो देखो अगर मैं कोई इंटीजर ले लेता हूं, है ना, एक इंटीजर लेता हूं पॉजिटिव इंटीजर, मैं बोलता हूं एक पॉजिटिव इंटीजर है n, i प्लस है ना, n की जगह क्या हो सकता है 1 2 3 4, इस पे मुझे चेक करना है। तो बच्चों सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इस पर मैं राइट हैंड लिमिट निकालूंगा n प्लस। अब मन में कोई भी पॉजिटिव इंटीजर अज्यूम कर सकते हैं, जैसे आपने 3 अज्यूम कर लिया। तो बच्चों जब मैं 3 प्लस डालूंगा तो कहां डालूंगा, ऑब्वियसली बात है यहीं पे डालूंगा। तो जैसे 3 प्लस डालेंगे तो ये बॉक्स हो जाएगा 3, और ये कितना हो जाएगा 0, 3 प्लस का फ्रैक्शनल पार्ट इज 0। तो बच्चों ये वैल्यू कितनी आएगी 3 प्लस 0। तो अगर आप यहाँ n प्लस डालते हैं तो ये n प्लस का बॉक्स आएगा n, और ये बच्चों 0, तो ये बचेगा अंडर रूट ऑफ n। क्या बचेगा, अंडर रूट ऑफ n। लेकिन बच्चों अगर आप f ऑफ n निकालेंगे तो आप एग्जैक्टली n इंटीजर रख देंगे, जैसे 3 रख देंगे, तो ये बॉक्स ऑफ 3 हो जाएगा, तो बॉक्स ऑफ n हो जाएगा n, और इंटीजर का फ्रैक्शन 0, तो अगेन इट विल बी अंडर रूट ऑफ n। और बच्चों जब हम n माइनस निकालेंगे, है ना, n माइनस मतलब 3 माइनस, है ना, तो क्या होगा, कहां रखेंगे, रखना तो बच्चों यही पड़ेगा। लेकिन जैसे आप 3 माइनस रखेंगे तो बॉक्स कितना हो जाएगा बच्चों 2, एक कम हो जाएगा। लेकिन ये फ्रैक्शन क्या हो जाएगा 3 माइनस का 1,
तो इसका आंसर तो एक कम आएगा, मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर मैं n माइनस रखूंगा तो इसका आंसर तो आएगा n-1, पर ये फ्रैक्शन का आंसर आ जाएगा 1 और √1 इज 1। तो अल्टीमेटली ये भी √n ही आ रहा है। तो देखो यहां से तीनों चीजें बराबर आ रही है बच्चों, देख सकते हैं आप, तीनों चीजें बराबर आ रही है। इसका मतलब ये हुआ कि x इक्वल टू n जो नंबर है, जो कि पॉजिटिव इंटीजर है, यहां पर फंक्शन क्या शो कर रहा है, कॉन्टिन्यूटी शो कर रहा है। तो सारे पॉजिटिव इंटीजर पे फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। अब बच्चों नेगेटिव इंटीजर्स की बात करें तो हम एक नेगेटिव इंटीजर ले लेते हैं n की जगह हम बच्चों m ले लेते हैं। m एक नेगेटिव इंटीजर i माइनस, ठीक है। तो अगर बच्चों ये नेगेटिव इंटीजर है m, जैसे कि आप मन में अज्यूम कर लीजिए, -3 मान सकते हैं, -2 मान सकते हैं, -1 मान सकते हैं। तो बच्चों इस पर जब हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, पहले राइट हैंड लिमिट निकाल लेते हैं, ठीक है, m प्लस, ठीक है। तो -3 मान के चलिएगा मन में, तो अच्छे से समझ में आएगा। तो m प्लस -3 प्लस, तो बच्चों जब आप कहां रखोगे वैल्यू, नेगेटिव है ना, इनपुट क्या है आपका नेगेटिव, m की वैल्यू क्या है -3, आप यहां रखेंगे। और जैसे आप यहां रखेंगे बच्चों, जैसे आप m माइनस रखते हैं, समझ लीजिए यहां पे आप m माइनस रखें, m प्लस रखें या m खुद रखें, m इंटीजर है, ये बॉक्स हमेशा इंटीजर ही आएगा, चाहे वो एक बड़ा है चाहे एक छोटा है, इंटीजर आएगा। और ये इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई आएगा, और साइन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई हमेशा 0 होता है। इसका मतलब बच्चों इसकी वैल्यू भी 0 आएगी, और आप अगर ये रखेंगे है ना m माइनस, वो भी 0 आएगा, और m पर वैल्यू निकालेंगे वो भी 0 आएगा। तो तीनों चीजें बराबर आएंगी। इसका मतलब नेगेटिव इंटीजर पे तो ये हमेशा कॉन्टिन्यूटी शो कर रहा है। तो बच्चों ये हुआ कि हम अगर ऑप्शंस की बात करें तो पहला ऑप्शन तो मेरा, ये सेकंड ऑप्शन गलत हो गया, यहां पर तो कॉन्टिन्यूअस था। थर्ड भी गलत हो गया, नेगेटिव इंटीजर पे तो कॉन्टिन्यूअस था। दो ऑप्शन बचते हैं ये और ये, ठीक है। ये बोलता है कि सब जगह कॉन्टिन्यूअस है, 0 को छोड़ के। हमने चेक कर लिया यार 0 पे तो कॉन्टिन्यूअस था, इसका मतलब ये तो गलत है, तो चौथा ही ऑप्शन बचता है। अब बोलेंगे सर ऑप्शन से चेक कर रहे हैं, है ना, क्यों चेक कर रहे हैं, देखो क्योंकि हमने देखा यार ये तो तीनों तो गलत हो गए, लेकिन मान लीजिए ऐसी कोई सिचुएशन आ जाती है कि हमें चौथा ऑप्शन भी चूज कर, मतलब देखना पड़ जाए, है ना, चेक करना पड़ जाए कि करेक्ट है कि नहीं। अभी तो हमें पता लग रहा है कि डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, हमने तीनों ऑप्शन रिजेक्ट कर दिए। तो डी करेक्ट आंसर है, ये मैं अभी एग्जैक्टली क्यों नहीं बोल पा रहा हूं, क्योंकि नेगेटिव इंटीजर पे क्या था बच्चों, ये नेगेटिव इंटीजर पे कॉन्टिन्यूअस, पॉजिटिव इंटीजर पे कॉन्टिन्यूअस, 0 पे कॉन्टिन्यूअस, लेकिन वो नंबर्स के बारे में क्या जो कि इंटीजर नहीं है। तो बच्चों देखिए, अगर कोई नंबर लेते हैं, जैसे ले लिया मैंने 2.5 या 2.7 ले लीजिए, मैंने नंबर लिया 2.7, उस पे मुझे क्या करना है, कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है। तो देखिए आप, जो बॉक्स होता है, अभी हमने डिस्कस किया, जो बॉक्स होता है वो केवल इंटीजर्स पे, जहां जहां वो इंटीजर बनता है वहां पे ब्रेक होता है, बाकी तो वो कॉन्टिन्यूटी बना के रखता है। तो 2.7 पे बॉक्स का ग्राफ क्या रहेगा, कॉन्टिन्यूअस। और बच्चों 2.7 पे फ्रैक्शन का ग्राफ भी क्या रहेगा, कॉन्टिन्यूअस। तो अंडर रूट ऑफ फ्रैक्शन पार्ट भी क्या रहेगा, कॉन्टिन्यूअस। तो बच्चों ये दोनों कॉन्टिन्यूअस रहेंगे तो इनका सम भी क्या रहेगा, कॉन्टिन्यूअस। तो 2.7 पे, 3.7 पे, 3.6 पे, 3.9 पे, 5.1 पे, ये दोनों फंक्शन अलग अलग क्या है, कॉन्टिन्यूअस है, दोनों का सम कॉन्टिन्यूअस ही आएगा, तो चेक करने की जरूरत ही नहीं है। इट इज कॉन्टिन्यूअस फॉर एवरी वैल्यू ऑफ एक्स विच इज नॉट एन इंटीजर। आप बोलेंगे सर नेगेटिव पे क्या है, तो बच्चों यहां तो मैंने आपको बता दिया है कि अगर आप नेगेटिव नंबर लेते हैं जो कि इंटीजर नहीं है, आप कुछ भी ले लीजिए, माइनस का 3.7 ले लीजिए, आप यहां पुट करिए -3.7 प्लस पुट करिए, -3.7 माइनस पुट करिए, एग्जैक्टली -3.7 पुट करिए, ये बॉक्स आएगा एक इंटीजर ही, चाहे वो -3 है चाहे -4 है, और ये बनेगा इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई, और आंसर इसका साइन का 0 ही आएगा। तो इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ये तो हमेशा 0 ही वैल्यू देगा, इसका मतलब ये तो हमेशा कॉन्टिन्यूअस है। तो बच्चों बात ये है कि पॉजिटिव इंटीजर पे, नेगेटिव इंटीजर पे और नॉन इंटीग्रल पॉइंट्स पे ये क्या है, कॉन्टिन्यूअस था, और 0 पर भी कॉन्टिन्यूअस है। इसलिए हम बोल सकते हैं कि जो फंक्शन है ये x की सारी रियल वैल्यूज पे क्या रहेगा, कॉन्टिन्यूअस रहेगा। और देखो बच्चों एक प्रॉब्लम और लेते हैं हम लोग, ये प्रॉब्लम पहले पढ़ते हैं। fx बराबर x इंटू कॉस ऑफ पाई इंटू एक्स प्लस बॉक्स ऑफ एक्स, फिर से ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आ रखा है, और पूछा है कि ये 4 पॉइंट हमें गिवन है, और पूछा है कि इनमें से किस किस पॉइंट पर ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। बच्चों बड़ा आसान होने वाला है ये क्वेश्चन, जे एडवांस 2017 में पूछा गया शायद, ठीक है, और आप देखेंगे बड़े आसानी से अब आप कर लोगे, क्योंकि बॉक्स ही आपने प्रैक्टिस कर ली है। तो जो देखो कैसे करेंगे, सबसे पहले हम ऑब्जर्व करें 1 है, 2 है, -1 है, मतलब इंटीजर्स की बात चल रही है। तो जैसे कि बच्चों मैं 2 पे चेक करके बताता हूं आपको। तो जब आप 2 पे चेक करेंगे तो ऑब्जर्व करना है बस, जब से आप 2 प्लस रखेंगे तो बच्चों ये तो क्या होगा 2, और ये बनेगा 2, लेकिन ये बनेगा कितना, बॉक्स भी 2 बन जाएगा, तो इट विल बी cos 4 पाई,
और कॉस 4 पाई कितना होता है 1, तो बच्चों ये हो जाएगा 2 इंटू 1 दैट इज 2, तो आंसर इसका आएगा 2। लेकिन बच्चों जैसे आप 2 माइनस की बात करेंगे ना तो देखो फर्क क्या पड़ेगा, यहाँ x तो कितना है 2 है, लेकिन ये 2 है और ये 2 माइनस कितना हो जाएगा 1, तो ये बन जाएगा 3 पाई, क्या बन जाएगा cos 3 पाई। ठीक है, तो बच्चों अगर ये cos 3 पाई है तो cos 3 पाई में -1 होगा, तो आप देखिए यहां पर आंसर जो आएगा वो -2 आ जाएगा, तो डिसकंटिन्यूटी आएगी, डिसकंटिन्यूटी आ जाएगी। सही है, तो यहां पर डिसकंटिन्यूअस है इसका मतलब। लेकिन बच्चों जब आप 1 पे बात करेंगे तो 1 पे भी यही होगा कि जब आप 1 प्लस की बात करेंगे तो ये 1 बनेगा और ये 1 प्लस और ये 1 प्लस बनेगा 2, तो cos 2 पाई फिर से बन जाएगा 1, तो आंसर प्लस का 1 आएगा। लेकिन जैसे आप 1 माइनस पे बात करेंगे बच्चों तो फर्क क्या हो रहा है, 1 माइनस पे ये तो 1 है, लेकिन ये चीज जो है ना 2 पाई ना बन के अब पाई बनेगी और cos देगा माइनस का 1, इसलिए यहां पर वैल्यू नेगेटिव के साथ आ रही है। तो बच्चों जैसे यहां पर भी डिसकंटिन्यूअस हो गया, अगर आप 1 पे बात करेंगे तो 1 पे, अच्छा ये 1 पे किया, -1 पे भी बात करेंगे तो -1 पे भी सेम किस्सा होगा कि ये तो -1 आएगा, लेकिन जब आप -1 प्लस और -1 माइनस करेंगे तो cos एक बार -1 देगा, एक बार +1 देगा, तो एक लिमिट आ जाएगी कितनी +1, एक आएगी -1, यहां पर भी डिसकंटिन्यूटी है। लेकिन बच्चों जब हम 0 की बात करते हैं तो 0 प्लस रखो या 0 माइनस रखो या 0 रखो, आप सोचो जब आप 0 प्लस निकालेंगे, आप 0 माइनस निकालेंगे या आप 0 निकालेंगे तो बच्चों क्या हो रहा होगा, देखो कि यार ये cos जो है ये 1 बने -1 बने कुछ भी बने, लेकिन ये तो 0 ही बनेगा, 0 प्लस पे भी 0 माइनस पे भी 0 पे भी, और 0 इंटू समथिंग इज ऑलवेज 0। तो बच्चों ये सारी चीजें 0 0 आएंगी, क्योंकि ये अगर 0 आ गया तो फिर cos क्या बनता है, इट डजंट मैटर। तो मतलब यहां पर तो क्या आ गया, कॉन्टिन्यूअस। ऐसा क्यों हो पाया, क्योंकि इसका जो साइन बदल रहा था कभी 1 कभी -1, ये इसने नलीफाई कर दिया, इसने इसका प्रभाव ही खत्म कर दिया, क्योंकि x खुद 0 बन गया। तो बच्चों 0 को छोड़ के बाकी हर इंटीजर पे क्या आने वाला है, डिसकंटिन्यूअस। तो पूछा था कि किस किस पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस है, तो हमारा आंसर है कि इस पे और इस पे, तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा B C D। ठीक है बच्चों, तो बड़े आसान होते हैं एडवांस के सवाल भी। ठीक है, ऐसा नहीं कि बहुत टफ सवाल होंगे, क्लियर। अगर आपने बॉक्स को ठीक से पढ़ा है तो बॉक्स वाले सवाल तो आराम से बन जाएंगे। ठीक, देखिए बच्चों एक क्वेश्चन मैंने और लिया है, और ये क्वेश्चन मैंने क्यों लिया है, ठीक है, ये अभी हम डिस्कस करेंगे। पहले हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, बाद में बताता हूं कि इसमें क्या ऐसा अलग था कि मुझे यहाँ पे प्रॉब्लम को लेना पड़ा एज एन एग्जाम्पल। तो बच्चों देखिए, ये एक फंक्शन गिवन है, ये पीस वाइज डिफाइन है या नॉन यूनिफॉर्मली डिफाइन है कि fx 2x के इक्विवेलेंट है जब x रैशनल नंबर है, और अगर आपका x या इनपुट इरेशनल नंबर है तो आपका आउटपुट है 3 - x। अब बच्चों इसमें क्या है कि हमें डिस्कस करनी है कॉन्टिन्यूटी पूरे रियल नंबर के सेट में। तो बच्चों जैसे कोई एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए फॉर एग्जांपल x = 5 की बात कर लेते हैं, x = 5 पे कॉन्टिन्यूअस है या नहीं है वो चेक कर रहे हैं मान लीजिए। तो बच्चों क्या होगा, जब आप 5 पर राइट हैंड लिमिट निकालने जाएंगे तो इसका मतलब है कि आप फंक्शन की वैल्यू निकाल रहे हैं 5 + h पर, वेयर h इज वेरी 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 स्मॉल। हम जानते हैं 5 + h पर फंक्शन की वैल्यू h इज वेरी वेरी स्मॉल, बट डू आई नो h इज रैशनल और इरेशनल? वी डोंट, हमें नहीं पता कि h रैशनल है या इरेशनल है। तो ये जो नंबर आएगा 5 + h, ये 5 + h जो नंबर है, ये जो इनपुट है फंक्शन के अंदर 5 + h, वेयर h इज वेरी वेरी स्मॉल। आई नो h इज वेरी वेरी स्मॉल, ये लिखते हैं हम, लिमिट लगाते हैं ना, h लिमिट टेंडिंग, ठीक है, लेकिन h रैशनल है या इरेशनल है नहीं पता है। तो पंगा ये है कि अगर ये 5 + h को मैंने रैशनल मान लिया तो मैंने यहां पर जो 5 + h है वो यहां रख दिया, तो लिमिट कितनी आ जाएगी, 10 आ जाएगी। लेकिन अगर मैंने 5 + h को इरेशनल मान लिया तो यहां पुट कर दिया तो आंसर आ जाएगा 3 - 5 दैट इज -2। मतलब आई कैनॉट एंश्योर द राइट हैंड लिमिट 5 प्लस वेदर इट इज 10 और -2। तो मतलब जब मैं 5 प्लस पर वैल्यू नहीं बता पा रहा हूं, राइट हैंड लिमिट नहीं बता पा रहा हूं कि 10 है कि -2 है, मैं इसी में कंफ्यूज हूं, तो मैं कैसे बता सकता हूं कि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं है? क्योंकि फंक्शन जो है 1 से जब आप 1 + h पे जाते हैं, या सॉरी 1 की बात नहीं कर रहे, 5 की बात कर रहे हैं, तो जब आप 5 + h से क्या करते हैं, h को कम करते जाते हैं
समझ रहे हैं आप, लिमिट पड़ी है ना, ये 5 है और ये 5 प्लस एच है। जब आप क्या करेंगे, इसको कम करते जाएंगे तो इस दौरान आपको बार बार इनफाइनाइट रैशनल नंबर, इनफाइनाइट इरैशनल नंबर से गुजरना पड़ेगा। तो जैसे ये रैशनल हो जाएगा 10 पे पहुंच जाएगी वैल्यू, और जैसे ये रैशनल हो जाएगा वैल्यू -2, तो ऑक्सीलेट करता रहेगा 10 -2। और हम ये बोलेंगे जब ये बहुत नजदीक आता जाएगा, आया नहीं होता है, ये अप्रोच कर रहा होता है, तो इसकी वैल्यू ऑक्सीलेट करती रहेगी 10 -2। इसका मतलब हम इसको फिक्स नहीं कर सकते, इसका मतलब हम 5 पर राइट हैंड लिमिट बता ही नहीं सकते हैं, है ना, राइट हैंड लिमिट ही नहीं बता सकते, तो हम ये बोलेंगे फंक्शन डिसकंटीन्यूअस है। तो ये तो हमेशा होगा, ठीक है, मतलब आप 5 या 6 पे निकालोगे तो भी यही प्रॉब्लम होगी, यही एम्बिग्यूटी होगी, वहां भी डिसकंटीन्यूअस होगा। तो बताइए यार ये डिसकंटीन्यूटी खत्म कब हो सकती है? तो डिसकंटीन्यूटी खत्म तब हो सकती है कि कुछ ऐसा नंबर आ जाए यहां पे जिसको मैं यहां पे पुट करूं या यहां पे पुट करूं, दोनों वैल्यू सेम आए, ऑक्सीलेशन का फर्क ही खत्म हो जाए। तो बताओ यार ऐसा कौन सा नंबर है जो मैं यहां भी रखूं और यहां भी रखूं, दोनों बराबर हो जाए? तो सिंपल सी बात है, नहीं पता है, तो बस हम ये कर रहे हैं कि कोई ऐसा नंबर है x जिसके लिए ये वैल्यू और ये वैल्यू इक्वल हो जाए, तो वो है x = 1। इसका मतलब x = 1 का मतलब ये है बच्चों कि अगर हम 1+ की बात कर रहे हैं, है ना, तो 1+ h हम इस पे रखेंगे तो भी आंसर 2 आएगा, इस पे रखेंगे तो भी 2 आएगा। अब 1+ h रैशनल है या इरेशनल है, हर केस में 2 है, तो हम बता सकते हैं कि 1+ पर फंक्शन, मतलब 1 पे जो फंक्शन की राइट हैंड लिमिट है वो 2 है। और अगर हम बात करें 1- की बच्चों, तो आप यहां रखें या यहां रखें, आंसर फिर भी 2 आ रहा है। और अगर हम बात करें f(1) की, तो 1 तो रैशनल है, तो आंसर 2 ही आ रहा है। तो बच्चों इसका मतलब यह है कि यहां पर फंक्शन कॉन्टिन्यूस होगा, कहां पे? 1 पे, तो कॉन्टिन्यूअस एट x = 1। लेकिन 1 के अलावा कोई भी पॉइंट आप लेंगे तो ये दोनों बराबर हो ही नहीं पाएंगे। इसका मतलब उस पॉइंट पे राइट हैंड लिमिट में एम्बिग्यूटी आ जाएगी कि ये होगी कि ये होगी। इसका मतलब हर पॉइंट पे फंक्शन डिसकंटीन्यूअस बनेगा सिवाय x = 1 पे। तो बच्चों देखो, अभी तक हम क्या पढ़ते थे पता है? अभी तक हम पढ़ते थे कि एक डोमेन दिया होता था, उसमें कुछ पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी होते थे, जो हम काउंट करते थे कि कितने डिसकंटिन्यूटी के पॉइंट हैं, 10 हैं, 15 हैं, 20 हैं। काउंटेबल सेट होता था किसका? डिसकंटिन्यूटी के पॉइंट्स का। और बाकी जितना उस डोमेन में पॉइंट्स बचते थे, उस पे फंक्शन क्या होता था? कंटीन्यूअस। यहां बच्चों उल्टा है, यहां इस पूरे डोमेन में फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, अनकाउंटेबल नंबर्स, ठीक है, मतलब इनफाइनाइट पॉइंट्स पर डिसकंटिन्यूअस है, लेकिन कॉन्टिन्यूअस काउंटेबल पॉइंट्स पे, मतलब एक ही पॉइंट है जिस पर कॉन्टिन्यूटी है। तो अब हम उल्टा कर रहे हैं, कॉन्टिन्यूटी के कितने पॉइंट है वो निकाल रहे हैं, बाकी जगह तो बाय डिफॉल्ट डिसकंटिन्यूअस है, ठीक है। तो केवल और केवल ये फंक्शन जो है कॉन्टिन्यूटी शो करता है केवल एक पॉइंट पे, बाकी जगह डिसकंटिन्यूअस है हर जगह पे, ये डिफरेंस है, ठीक है बच्चों। बच्चों अब एक प्रॉब्लम और ले रहा हूं मैं, देखिएगा यहां पर क्या है, जो लिमिट है वो फंक्शन के अंदर ही इनबिल्ट है। फंक्शन की वैल्यू निकालने के लिए पहले ये लिमिट सॉल्व करनी पड़ेगी n टेंडिंग टू इन्फिनिटी। और बच्चों ये हमें फंक्शन ऐसे पीस वाइज डिफाइन करके दे रखा है और बोला है 0 जब है x का वैल्यू तो फंक्शन की वैल्यू 1 है, लेकिन जब x 0 नहीं है तो यहां से आपको फंक्शन की वैल्यू मिलेगी। और बच्चों हमें करना क्या है, इस फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है 0 पर। तो बच्चों अगर 0 पर कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है तो ये तो हम समझ ही रहे हैं कि यार f(0) तो कितना है, f(0) तो बच्चों 1 दे रखा है, उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हमें क्या करना है, लिमिट सॉल्व करनी है, किस पर? 0+ पे, 0- पे। तो बच्चों इसको कैसे सॉल्व करते हैं, इस टाइप की प्रॉब्लम को समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर मैं मतलब राइट हैंड लिमिट निकालूं तो मतलब मैं बोल सकता हूं कि x टेंडिंग टू 0+ fx, ये मैं निकालना चाहता हूं। अब बच्चों देखो डायरेक्टली करेंगे कैसे, कि बच्चों जब x 0+ की ओर जाएगा, x 0+ की तरफ जाएगा, ठीक है, x जब 0+ की तरफ जाएगा तो ये किधर टेंड करेगा, और इंक्लूडिंग दिस लिमिट, ये लिमिट भी हमको अप्लाई करनी है। तो बच्चों देखो क्या होगा, जैसे x 0+ की तरफ चलने लगेगा, है ना, x जब भी 0 के पास में होगा तो आप ये समझिए जो tan इनवर्स x की वैल्यू होती है वो ऐसे tan इनवर्स का ग्राफ बनता है। तो बच्चों अगर आप 0 के अगल बगल घूम रहे हैं, 0.1 पे, 0.2 पे, 0.001 पे, तो tan इनवर्स का जो वैल्यू है वो बहुत छोटा है, मतलब 1 से भी छोटा है, ठीक है। तो tan इनवर्स का जो वैल्यू है वो बहुत छोटा है, 0.0001 ऐसा टाइप का। और जब इसको 4/π से गुणा करेंगे, n2 करेंगे, तो ये भी क्या होगा, अभी भी बहुत छोटा है। तो बच्चों जब ये नंबर बहुत छोटा है, मतलब 0 से 1 के बीच में है, तो 0 से 1 के बीच के किसी नंबर के ऊपर अगर आपने n मतलब इनफाइनाइट पावर लगा ली तो क्या आएगा, 0। तो बच्चों ये चीज बन जाएगी 0, बट यहां पर तो x 0 की तरफ अभी टेंड कर रहा है, तो हम इसको ऐसा ही लिख देंगे, ठीक है, क्योंकि यहां हमने क्या किया, ये वाली लिमिट सॉल्व करी है ना, x तो 0 की तरफ टेंड करवा रहे हैं। और बच्चों जब यहां की बात करोगे तो अगेन यहां पर भी वही आ जाएगा कि ये चीज कितनी बनेगी, 0, और 0 की पावर मतलब 0+, है ना, 0 तो नहीं बनेगी, 0+, मतलब बहुत छोटा नंबर, पावर इनफाइनाइट, अगेन 0। तो बच्चों ये बनेगा x²। और आप जानते हो कि ये लिमिट जो बची है आपकी, कि लिमिट x टेंडिंग टू 0+
साइन स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर कितना होता है 1 और ये माइनस लगा हुआ है तो -1 इज द लिमिट। और बच्चों अगर हम बात करें यहाँ पे f ऑफ 0 माइनस की तो बच्चों ये लिखेंगे x टेंडिंग टू 0 माइनस, ठीक है। वैसे तो बच्चों चेक करना नहीं है मुझे आगे, क्यों? क्योंकि मेरी वैल्यू आ रही है 1 0 पे और लिमिट आ रही है राइट हैंड लिमिट -1, तो वैसे भी डिसकंटिन्यूअस है, पता तो चली गया। बट स्टिल अगर हमें लिमिट फाइंड करनी हो, है ना, तो कैसे इसको डील करते हैं वो भी देख लो आप। तो बच्चों अगर मुझे 0 माइनस की बात करनी है, 0 माइनस, ठीक है, तो समझिएगा ये मुझे निकालना है 0 माइनस पे f(x) की लिमिट। तो जब बच्चों x 0 माइनस की ओर जाता है तो tan इनवर्स x का ग्राफ मैंने बना रखा है, तो 0 माइनस मतलब यहां होता है, ठीक है। और यहां tan इनवर्स की वैल्यू क्या होगी आप समझ सकते हैं, नेगेटिव होगी लेकिन मैग्नीट्यूड बहुत छोटा होगा, मतलब ऐसे होगी माइनस का 0.001 टाइप की, ठीक है। इतना नजदीक होंगे तो ये होगी। पर अभी भी बच्चों मैग्नीट्यूड वाइज ये नंबर अभी भी 1 से बहुत छोटा है। तो बच्चों ये जब 4/π से इसको इंटू करेंगे तो ये नंबर आ जाएगा माइनस का 0.00 समथिंग, और जब पावर आप लगाएंगे 2n मतलब प्लस इनफाइनाइट, तो एक नंबर जो कि मैग्नीट्यूड में 1 से छोटा है और 0 के बीच में है, चाहे वो माइनस का क्यों ना, उसके ऊपर अगर आप पावर इनफाइनाइट लगाएंगे तो आंसर आएगा 0। तो बच्चों इस केस में अभी भी क्या होगा, देखिए जब मैं ये लिमिट की बात कर रहा हूं तो ये तो हो रहा है 0 और यहां पे बच्चों माइनस साइन स्क्वायर एक्स बचा है, और अगेन ये चीज वही है तो ये भी 0 बन जाएगी, तो अगेन एक्स स्क्वायर आएगा और अगेन -1 आ रहा है। इसका मतलब बच्चों क्या हो रहा है कि LHL RHL तो सेम है, -1, बट फंक्शन की वैल्यू जो है वो 0 पर कितनी है, वो 0 पर 1 है, ठीक है। इसका मतलब फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। अब बच्चों इस क्वेश्चन को आप जानते हैं ऐसे भी पूछ सकते थे कि लैम्डा दे देते और बोलते कि इफ फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 0, इफ फंक्शन, क्या बोला मैंने, इफ फंक्शन fx is continuous at x equal to 0, then what is the value of lambda? तो उस केस में जब हम LHL RHL निकाल रहे हैं तो -1 आ रहा है। to make the function continuous at x equal to 0 हमें लैम्डा की जगह क्या पुट करना पड़ता, -1, तो लैम्डा -1 आ जाता। ठीक है बच्चों, होपफुली आपको ये समझ आया होगा कि किस तरह से हमें इस तरह के क्वेश्चंस को डील करना है जिसमें लिमिट इनबिल्ट है। ठीक है बच्चों।